गुड इवनिंग टू ऑल। आप सभी का स्वागत है टारगेट विद के सर के स्पेशल सेशन में। और आज जो है एक फिर से हम बेहतरीन क्वेश्चन की सीरीज लेके आए हैं। और आज की सीरीज की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि आज के सीरीज में हमने सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लिया। आज की सीरीज में हमने प्रीवियस ईयर के सिर्फ क्वेश्चंस को लिया है और इसमें पीजीटी के क्वेश्चंस हैं और एलटी ग्रेड के क्वेश्चन हैं। टीजीटी के सिर्फ शेक्सपियर और वर्ड्सवर्थ के क्वेश्चन हैं। आज हम 5 क्वेश्चन नहीं ले पाए हैं, केवल ये 20 क्वेश्चन का सेट है। तो कोई बात नहीं है, कभी कभी हम 20 भी कर लेंगे और समय की जैसी वो होगी, लेकिन हम सेट डेली लाना चाहते हैं। ठीक है। क्वेश्चंस बहुत ही प्यारे हैं। आप लोग को पूरा मन लगा के क्वेश्चन का जवाब देना है। हालांकि ये पीजीटी का क्वेश्चन है, लेकिन आपके टीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बड़े फेमस वाले क्वेश्चंस हैं। तो सब लोग मन लगा के जवाब दें। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। यू ऑल कैन सी विच कमेंटेटर कॉल शेक्सपियर्स हैमलेट एन इंडिफरेंट प्ले लाइन्स द लाइन्स बट मीन। एक्चुअली जो शेक्सपियर का प्ले है हैमलेट, ये है तो अपने आप में बहुत जबरदस्त प्ले है, लेकिन इस प्ले के साथ एक प्रॉब्लम यह है कि इसकी आलोचना बहुत हुई है। बहुत से लोगों ने इसकी आलोचना की है। अगर आप लोग को याद हो तो टी.एस. इलियट साहब ने इसकी बहुत भयंकर आलोचना की है। कैन यू टेल दैट व्हाट इज द नेम ऑफ द एसे वेयर टी.एस. इलियट हैज क्रिटिसाइज्ड दिस पर्टिकुलर वर्क? बताइए। बहुत सही। तो स्मिता, रुचि, दिव्या, ठीक है। टी.एस. इलियट ने एक वर्क लिखा हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम, और वहां पे टी.एस. इलियट ने इसको आर्टिस्टिक फेलियर बोला है पूरी तरह से। ठीक है। तो वो ऐसे भी बहुत पॉपुलर है और टी.एस. इलियट इसको काफ़ी मानते हैं कि ये प्ले जो है जिस तरह से अपने इमोशंस को व्यक्त करना है, जिस तरह से ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव होना चाहिए, कि जब आप इस वर्क को पढ़ें तो आपके आंखों के सामने एकदम इमेज बनना शुरू हो जाए। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का कॉन्सेप्ट क्या है, ये भी आपके एग्जाम में पूछता है कि कौन सा ऐसा जो है राइटर है या कौन सा ऐसा क्रिटिक है जिसने ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का कॉन्सेप्ट दिया। तो कौन है? टी.एस. इलियट है। और ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का मतलब होता है कि ये ऐसे सेट ऑफ इमेजेस को रिप्रेजेंट करता है कि जब किसी आप वर्क को पढ़ते हैं तो वर्क को पढ़ने के साथ यदि आपके माइंड में उसी तरह के चित्र उभरने शुरू हो जाएं, उसी तरह की चीजें आपके आंख बंद करते हुए दिखाई पड़ने लगे, तो इसका मतलब कि आपके माइंड में ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, ये है। तो चलिए, ये हमने वहां से कनेक्ट किया। अब फिर आपके सामने जो लेकिन राइट आंसर है वो ए है, अब्राहम राइट। तो आप लोग याद रखेंगे इस क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज अब्राहम राइट। ठीक है। एक्चुअली एक शेक्सपियर के ऊपर बहुत ही फेमस क्रिटिकल वर्क आया है जिसका नाम है शेक्सपियर द क्रिटिकल हेरिटेज, जिसको एडिट किया है ब्रायन विकर्स ने। इसकी 4 वॉल्यूम्स आई हैं, उसी में इन्होंने अब्राहम राइट साहब ने अपने कमेंट को दिया है। और ये 17th सेंचुरी के कमेंटेटर हैं, शेक्सपियर के लगभग कंटेम्पोररी हैं, और उन्होंने ये कमेंट जो है दिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप सभी के सामने है स्क्रीन पे, जल्दी से देखेंगे आप लोग। क्या क्वेश्चन है? ये बड़ा पॉपुलर, आप सभी को पता है, पोएम है, ओड ऑन इंटिमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी। ठीक है, बहुत ही फेमस पोएम है। अब मुझे जल्दी से ये बताइए कि ये जो है इसके लिए 4 ऑप्शंस कौन से जो है सही है, इसमें क्या व्यू जो है पोएट हमारे सामने रखता है। सोल इज नॉन एग्जिस्टेंट, क्या ये सही बात है? क्या हमें सोल के बारे में नहीं पता है कि ये कहाँ से आता है कहाँ जाता है? ऑप्शंस को समझना पड़ेगा, हड़बड़ी मत करिए। सोल कहाँ से आता है कहाँ जाता है, क्या पोयम में पता चलता है? यस, पता चलता है, इसलिए नॉन एग्जिस्टेंट तो हो ही नहीं सकता। फिर उसके बाद ये कह रहा है कि चाइल्डहुड इज इमॉर्टल, क्या चाइल्डहुड इमॉर्टल हो सकता है? नहीं भैया। आगे बढ़ते हैं। सोल लिव्स इन हेवन बिफोर कमिंग इनटू द वर्ल्ड, दैट इज द मेन पॉइंट। यही तो मेन पॉइंट है। बहुत अच्छे से विलियम वर्ड्सवर्थ यहाँ बताते हैं कि सोल हमारा इसके पहले जब इस बॉडी में इंटर करता है, इसके पहले ये परमपिता परमेश्वर के पास रहता है, ये उसका पार्ट है, और वहीं से जुदा होके फिर ये हमारे पास आता है।
और यही वजह है कि जब शुरुआती दौर में बच्चा रहता है तो हम उसके अंदर ईश्वर की रिप्लिका देख सकते हैं। उसके अंदर किसी भी प्रकार का बुरी भावना नहीं रहती है, हर समय वो मुस्कुराता रहता है, उसके मुस्कुराहट में हमें डिविनिटी दिखती है, एकदम सारी बातें सही है। ठीक है, तो ये चीज जो है बहुत बेहतरीन तरीके से इस पोयम में बताया गया है। और आप देखते हैं जब आप इस पोयम को और पढ़ते जाते हैं तो आपको ये पता चलता है कि व्हेन वी ग्रो ओल्डर, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, यानी अपने बेबीहुड से जो है, इन्फेंसी से जैसे जैसे हम ऊपर की ओर चलते जाते हैं, हमारी एज बढ़ती जाती है, उम्र बढ़ती जाती है, तो क्या होता है, वी डू नॉट फॉरगेट अवर एक्सपीरियंसेस ऑफ हेवन। ये गलत बात है, हम भूल जाते हैं। जब बच्चा छोटा रहता है, जब इस जीवन के, इस मटेरियल वर्ल्ड के जब तक वो संपर्क में नहीं आता है, यानी जब तक वो बोलना सीखता नहीं है, जब तक वो लोगों को इमिटेट नहीं करना सीखता है, तब तक वो ईश्वर के संपर्क में है, उस हेवन के संपर्क में है। और यही वजह है कि उसके अंदर कोई बुराइयां नहीं आती हैं, कोई कमियां नहीं आती हैं। छोटे बच्चे को हर कोई जब मुस्कुराता हुआ देखता है तो अट्रैक्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि छोटे बच्चे में ईश्वर की छाया दिखती है। छोटे बच्चे को कोई भी गलत आदतें नहीं आती, उसे नहीं पता होता है। छोटे बच्चे को आप मार दो तो थोड़ी देर बाद वो फिर भूल जाता है, फिर आपसे प्यार करने लगता है। तो उसके अंदर ईश्वरीय क्वालिटीज है, डिविनिटी है। ठीक है, इसीलिए कहा गया है चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। एक बच्चा जो है एक मैन के लिए फादर की तरह है। अगर एक बच्चे को सीखना चाहिए एक फादर की तरह, जैसे फादर बच्चे को सिखाता है, इसी तरह बच्चा भी जो है, चाइल्ड जब वो बेबी होता है, इन्फेंसी स्टेज में होता है, तो उस समय बच्चा भी एक तरह से मैन के लिए फादर की तरह, यानी एक मैन उससे बहुत कुछ सीख सकता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही बेहतरीन पोयम है। और हम भूल जाते हैं जैसे जैसे हम बड़े होते हैं कि हमारा एग्जिस्टेंस क्या है, हम कहाँ से आए हैं, उस हेवन, उस परमपिता परमेश्वर को, और इस दुनिया के मायाजाल में फंस जाते हैं। और फिर तो हमको ये लगता है कि हम यहाँ से कभी जाएं ही नहीं। जो मृत्यु एकदम कटु सत्य है कि हमें एक दिन इस दुनिया से जाना ही है, लेकिन हम जाना ही नहीं चाहते हैं। हम जहाँ से आए हैं मेन घर, उसको भूल जाते हैं। और जो यहाँ वाला घर है उसमें इतने मशगूल हो जाते हैं कि अब हमको लगता है कि यही सब कुछ हमारा है। ठीक है, तो ये भैया बात सत्य है। हाँ, भूल ही जाते हैं। तो सी ऑप्शन इज द राइट वन। सबको समझ में आ रहा है बढ़िया से? आपको बात बात में मैंने पूरी पोयम पढ़ा दी, पूरी पोयम की मेन मेन बातें बता दी है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब कोई एकदम नस्वर में मत चले जाना कि अरे गुरुजी कह रहे हैं कि हम लोग जो है गड़बड़ कर रहे हैं। नहीं, आप लोग अपने परिवार को खूब बढ़िया से प्यार करिए। अभी जब तक बुढ़ापा नहीं आ रहा है, तब तक उस दुनिया में जहाँ समाये हैं वहाँ जाने के बारे में नहीं सोचना है। अभी इस दुनिया में हमें भेजा गया है, एक पर्टिकुलर टारगेट के साथ भेजा गया है कि भाई जाओ और ये काम पूरा करो उस दुनिया में। इसलिए नहीं कि हम आए हैं तो तुरंत भग जाएं। हमें यहाँ के टारगेट को पूरा करना है, और टारगेट तब पूरा होगा जब हमारा उम्र जो है 60+, मतलब सारे टारगेट पूरे कर लेने हैं 80 की उम्र तक, 100 की उम्र तक। और जब 100 साल के हो जाएं तब इस दुनिया को बहुत प्यार से बैंड बाजे के साथ अलविदा बोल के जाएंगे हम। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। विच पोयम ऑफ जॉन कीट्स, ठीक है, गिवन बेलो इज बेस्ड ऑन बर्टन द एनाटमी ऑफ मेलंकली। बर्टन जो हैं, बर्टन कौन है? सबसे पहला मेरा आप सभी से प्रश्न है कि बर्टन कौन है? क्या ये एक पोइट्री के राइटर हैं? क्या एक प्रोज के राइटर हैं? ठीक है, मुझे, क्या ये ड्रामाटिस्ट हैं? क्या ये नावलिस्ट हैं? देखते हैं कौन बता पा रहा है। जल्दी बताइए, फास्ट, इतना टाइम नहीं लेना है। अनामिका के लिए तालियां हो जाए। स्मिता बर्टन पोएट नहीं है, ये एक प्रोज राइटर। ठीक है, ये विक्टोरियन एज के एक प्रोज राइटर हैं, बहुत बड़े राइटर हैं। और इन्होंने एनाटमी ऑफ मेलंकली लिखा है। और वहीं से जो है लैमिया जो है लिया गया है। ठीक है, ये मेन सोर्स माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्ल्स लैम यूज्ड द pseudonym इलिया। ये तो क्वेश्चन लगभग आ चुका है लेकिन थोड़ा सा बदल के है कि चार्ल्स लैम ने अपने वर्क में जो है इलिया वर्ड को यूज किया है एज अ pseudonym। ठीक है, अब आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि जो इनके एसेज आते थे, ठीक है, इलिया नाम से जो ये अपने पीरियोडिकल्स लिखते थे, वो किस मैगजीन में लिखते थे? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है।
तो ये मैगजीन है लंदन मैगजीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैगजीन है और ये आपके एग्जाम में आ सकता है। आज ये सारे क्वेश्चन जो हम लिए हुए हैं ना, ये सब आ चुके हैं अलग अलग प्रकार से। हमने क्वेश्चन की लैंग्वेज में थोड़ा बहुत चेंज किया है, लेकिन ये सारे कहीं ना कहीं आ चुके हैं क्वेश्चन। तो आप लोग ध्यान रखिए, हम आपको उसके बारे में और डीपर लेवल पे नॉलेज देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब मेरा आप सभी से अगला प्रश्न है कि जो आपके चार्ल्स लैम्ब के एसेज हैं वो एसेज ऑफ इलिया नाम से आते हैं। अब मेरा प्रश्न ये है कि एसेज ऑफ इलिया का पहला एडिशन कब आया एंड एसेज ऑफ इलिया का दूसरा एडिशन कब आया। ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1823 एंड 1833। बहुत अच्छा जी। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने स्क्रीन पे है कि दाउ लवेस्ट बट नेवर न्यू लव्स सैड सैटिटी, ये किस वर्क से लिया गया है? कैन एनीवन टेल? जल्दी बताएं, फास्ट। एल, टू अ स्काईलार्क। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा। इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी में चेक नहीं कर पाया। अ, शायद टू अ स्काईलार्क का है तो बहुत अच्छा है। ठीक है, एक बार आप लोग चेक जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, मैं इसका मतलब बस आप सभी से बताना चाहूंगा कि लाइन बहुत प्यारी है। लाइन बहुत प्यारी है। दाउ लवेस्ट बट नेवर न्यू लव्स सैड सैटिटी। ये एक्चुअली सीधे सीधे क्वेश्चन हमने प्रीवियस ईयर से लिया है और वहां पे टू अ स्काई लार्क ही लिखा था। ठीक है, अब आपको मैं जल्दी से आप लोग को बता दे रहा हूं कि इसका एक्सप्लेनेशन बहुत बढ़िया है। दाउ लवेस्ट बट नेवर न्यू, होता क्या है कि जैसे यहाँ पे, अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा जी। अब मुझे ये बताइए कि स्काईलार्क को संबोधित कर रहा है पीबी शैली। तो पीबी शैली से कहे, पीबी शैली स्काईलार्क से कहता है कि तुम प्यार करते हो। ठीक है। ममता कह रही हैं आप पीजीटी का पढ़ा रहे हैं, पीजीटी का जो भी पढ़ा रहे हैं वो टीजीटी में ही उतना महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसलिए मन लगा के इसको पढ़िए आप। अभी दो क्वेश्चन पीजीटी में देखिए, टीजीटी जैसा आया था कि नहीं, शेक्सपियर से रिलेटेड। अलग मत करिए अपने आप को पीजीटी टीजीटी से। दाउ लवेस्ट बट नेवर न्यू। अब ध्यान दे, तुम प्यार करते हो लेकिन जानते नहीं हो क्या। लैप्स सैड सैटिटी, बहुत प्यारा लाइन है। लैप्स सैड सैटिसिटी, पहले आप सैड को हटा दो। सैटिटी का मतलब आप समझते हैं, अगर आप सैचुरेशन वर्ड समझते हैं, सैचुरेशन मतलब एकदम हाईएस्ट लेवल पे पहुंच जाना। तो सैटिटी का मतलब संतुष्टि होता है, सेटिस्फैक्शन। तो अगर आपको प्यार में जिस दिन सेटिस्फैक्शन होने लगेगा तो इसका मतलब प्यार आपके एंडिंग पे पहुंचने लगेगा। लव तो एक ऐसी चीज है कि जहां कोई सेटिस्फैक्शन नाम की चीज ही नहीं है। ठीक है, लव को मापा नहीं जा सकता है कि कितना प्यार करें कितना प्यार ना करें। तो वही कह रहे हैं कि जो प्यार है, जब ये सैटिटी के लेवल पे पहुंच जाएगा, ठीक है, सेटिस्फैक्शन के लेवल पे पहुंच जाएगा, तो फिर कहानी क्या हो जाएगी, फिर सैडनेस आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि आपका प्यार से मन भर गया। तो वास्तव में जो सच्चा प्यार होता है वहां पे फिर सैडनेस जैसी कोई, सेटिस्फैक्शन जैसी कोई बात ही नहीं है। तो ये बहुत ही बेहतरीन है, लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको पूरा पूरा जो है, यहाँ चंचल जी ने पूरी पूरी जो है स्टैंजा ही भेज दी है। विद दाई कीन ज्वाइंस लैंगर कैन नॉट बी शैडो ऑफ एनायंस नेवर केम नियर दी दाउ लवस्ट बट नेवर नो लव्स सैड सैटिटी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा चंचल जी, थैंक यू। तो ये है, और आप लोग को मैंने बताया है कि ये पोयम अपने आप में, जैसे हम जो भी पोयम ले रहे हैं या किसी भी पोयम की यदि कोई भी लाइन आई है तो वो पोयम अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आप लोगों से एक दूसरा प्रश्न, बहुत अच्छा स्मिता, यही मेरा प्रश्न था जो आप समझ गए। मैं आप सभी से यही प्रश्न पूछना चाहता था कि इसका सबसे फेमस स्टैंजा कौन सा है। और आपको मैं बताऊं, चंचल जी आप ही खोज के मुझे, या कोई भी भेज सकता है, ये जो स्वीटेस्ट सॉन्ग आर दोज दैट टेल सैडेस्ट थिंग, इसकी जो पूरी पूरी स्टैंजा आप मुझे भेजिए यहाँ पे,
मैं आपको पूरी लाइन पढ़ना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो आपके एग्जाम में मतलब उसकी हर लाइन इंपॉर्टेंट है, कुछ भी आ सकता है वहां से। और सबसे ज्यादा बार यही वाली लाइन आई है, स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल सैडेस्ट थिंग। बहुत ही फेमस लाइन है और आपके एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। जल्दी से भेजिए आप लोगों को पूरी पूरी स्टैंजा, अदरवाइज मैं इंटरनेट पर खोल के बताऊं। बहुत ही फेमस, वी लुक एंड आफ्टर करके लाइन है वो, वी लुक बिफोर एंड आफ्टर, पूरी पूरी लाइन ही है, ऐसे करके जाती है वो। इतना टाइम ले रहे हैं, अच्छा मैं ही खोल ले रहा हूँ। मैं आसान्वित हो गया कि तुरंत मुझे मिल जाएगा। अच्छा स्मिता भेज दी, ठीक है। लाइन है कि वी लुक बिफोर एंड आफ्टर एंड पाइन फॉर व्हाट इज नॉट। ये मैं लाइन आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, तो मुझे बहुत मतलब दिल से लाइन बहुत ही पसंद है। और ये बहुत बड़ी फिलॉसफी है लाइफ की। वी लुक बिफोर एंड आफ्टर एंड पाइन फॉर व्हाट इज नॉट, our sincerest laughter with some pain is fraught, our sweetest song are those that tell of saddest thought। क्या बात है। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वी लुक बिफोर एंड आफ्टर। हम हम या तो पहले की बात सोचते हैं या बाद की बात सोचते हैं, प्रेजेंट में रहना ही नहीं चाहते। जो हमें प्रेजेंट टाइम मिला है, जैसे आप सबकी कहानी है कि टीजीटी का एग्जाम कब होगा, टीजीटी का एग्जाम पहले कब हुआ था, यही ज्यादा सोच रहे हैं। अरे भाई अभी जो प्रेजेंट टाइम है वो है टाइम को बेस्ट वे में यूटिलाइज करने का, सारी चीजों को और सॉलिडिफाई करने का, और बेहतर से बेहतर पढ़ने का, और अपनी एबिलिटी को बढ़ाने का, ताकि कोई आपको माई का लाल चाहे जितना कठिन पेपर बना दे हरा ही ना पाए। तो जो चीज नहीं है उसको लेके हम परेशान हैं, और जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। ये बात समझ लीजिए कि दुनिया में कोई भी चीज जो बहुत बड़ी है, जो सिंसियर है, वास्तव में हम जो अपनी कहते हैं ना, जो सबसे अच्छी वाली हंसी, एकदम बढ़िया वाली हंसी तब हंसते हैं जब हम सबसे ज्यादा पेन में होते हैं। जो पेन में हंसी होती है ना, उस हंसी की बात अलग होती है, जो एक पेन के बाद मिलता है, या पेन, ठीक है, जब हम बहुत कष्ट सहते हैं अपने जीवन में एक अलग प्रकार से, और उसके बाद जब हमारे कष्टों के बाद सुख का समय आता है, और तब जब हम खिलखिला के हंसते हैं, तब हमें एग्जैक्टली समझ में आता है कि इस हंसी का मतलब क्या है, इस खुशी का मतलब क्या है। कहा जाता है कि जिस व्यक्ति ने पराधीनता देखा ही नहीं, वो क्या जाने कि स्वाधीनता क्या है। जब आप कभी जेल में गए ही नहीं तो आपको क्या पता है कि जेल के बाहर रहने का मजा क्या है। हम्म। तो ये सबसे बड़ी बात है कि पेन के बाद जो आपका सुख आएगा उसकी बात ही अलग है। और स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दो, जो इसीलिए जो सबसे स्वीट सॉन्ग गाने वाले लोग हैं, सबसे स्वीट सॉन्ग दुनिया में गाई गई है, वास्तव में वही हैं जो किसी न किसी सबसे सैडेस्ट थॉट को लेकर आते हैं। जैसे मुझे आनंद जी की लाइन याद है, आनंद जी अपनी वो लाइन इनकी बहुत ही बेहतरीन थी, जब ये मैयत वाला गाते थे, तो वो सैड सॉन्ग है, किस तरह से दुख को व्यक्त कर रहा है, लेकिन उस सैडनेस में जो सॉन्ग की स्वीटनेस निकल के आ रही है वो बहुत हाईएस्ट लेवल पे आ रही है, वो बहुत ही दिल को एकदम चीरते हुए जा रही है। ठीक है। मुझे ये गाना आज भी याद है, इस गाने को जब मैं सुनता हूँ तो मुझे बहुत मतलब एक अंदर से एक बहुत ही सुकून वाली फीलिंग आती है। कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। जब उस दृश्य को देखिए कि ऋषि कपूर को जो है लोग पत्थर मार रहे हैं बेचारा, हम्म, दीवाना हुआ पड़ा है, कपड़े फटे हुए हैं, और तभी हमारी हीरोइन आती है उसको पकड़ के जो है, और ये गाना गाती है, लोगों से आह्वान करती है, तो भाई अलग है। तो उम्मीद है कि ये लाइंस आप अब कभी जीवन में नहीं भूलेंगे कि वी लुक बिफोर एंड आफ्टर एंड पाइन फॉर व्हाट इज नॉट, आवर सिंसियरस्ट लाफ्टर विद सम पेन इज फ्रॉट, आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट। बहुत ही बेहतरीन लाइन। अच्छा चलो, लास्ट लाइन स्मिता ने भेज दिया है, बहुत अच्छी बात। मजे मजे में आप लोग बहुत सी चीजें सीख रहे हैं, और ये लाइन लास्ट लाइन है, ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है। टीच मी हाफ ग्लैडनेस दैट द ब्रेन मस्ट नो, सच हार्मोनियस मैडनेस
मैडनेस भी कैसे हारमोनियस हो सकता है, क्या बात है। ये आपके पीवी शैली जी हैं। फ्रॉम माई लिप्स वुड फ्लो, वर्ल्ड शुड लिसन देन। क्या बात। यस, हारमोनियस मैडनेस, ठीक है। हाँ, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बहुत ही बेहतरीन। डिकेंस का जो है टेल ऑफ टू सिटीज सेंटर्स अराउंड द सिचुएशन बॉर्न आउट। बताइए किस, कौन सा ऐसा सिचुएशन है जिस पे बेस करके जो है लिखा गया है, उसके बेस में जो है बैकग्राउंड में कौन सी स्टोरी है। द फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है, टेल ऑफ टू सिटीज। तो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करता है। अगर आप में से मुझे कोई बता दे कि ये दो सिटीज कौन से, क्योंकि ये भी आपके एग्जाम का उतना ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि ये जो टेल है ये दो सिटीज की है, कौन सी दो सिटीज की बात कर रहा है, जल्दी से बताएं। बहुत अच्छा जी, पेरिस एंड लंदन। हाँ, अब आनंद जी की लाइन आ गई कि मैंने मुंह को कफन में छिपा जब लिया तब उन्हें मुझसे मिलने की फुर्सत मिली। हाल दिल पूछने जब वो घर से चले, रास्ते में उन्हें मेरी मैयत मिली। हाँ, यही लाइन है, बहुत प्यारा लाइन है आनंद जी। चलिए बहुत अच्छा। अब जो है अ टेल ऑफ टू सिटीज, ये बहुत ही फेमस नावल है चार्ल्स डिकेंस का, और ये पब्लिश हुआ था 1859 में, ठीक है। बहुत अच्छा जी। तो देखिए, जब भी आप किसी वर्क की बात कर रहे हैं तो आप अगर पोयम की बात करें, फेमस पोयम है, तो आप एक लाइन पढ़ें तो आपको उसकी दूसरी लाइंस भी पता होनी चाहिए। जो महत्वपूर्ण लाइन है, कई बार आपसे क्वेश्चन किसी दूसरी लाइन पे पूछा जाता है और जो सबसे मेन लाइन है वो दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन वो लाइंस आने की संभावना ज्यादा रहती है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इसके बारे में बहुत महत्वपूर्ण बात है, यहाँ पे स्मिता ने बताया भी है कि ये एक हिस्टोरिकल नावल है। ये बहुत ही ध्यान रखिएगा कि जब बात की जाती है, जैसे आपसे पूछा जाए कि ये बताओ चार्ल्स डिकेंस का कौन सा नावल हिस्टोरिकल है, तो उसमें टेल ऑफ टू सिटीज आए तो इसको एकदम मारना है, बहुत ही फेमस है ये। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बहुत ही बेहतरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पे है कि व्हाट इज द कोर्स ऑफ द लाइफ ऑफ मॉर्टल मैन ऑफ द अर्थ। ठीक है, फिर उसके बाद डैश डैश है, यानी बीच में और भी कुछ लाइन है। नथिंग एंड देन दे डाई, पेरिस एंड नो वन आस्क। ये बहुत ही बेहतरीन लाइन है। आपको मैं सच बताऊं कि जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत ही मेजर लाइंस के क्वेश्चन आते हैं। अगर आप किसी भी पोएम को पढ़ें और ऐसी लाइंस जो कि बहुत दूर तक की बात करती हो, तो वो आप उसे बहुत ध्यान से पढ़ें, क्योंकि एग्जाम के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत अच्छा। रग्बी चैपल से लिया गया है। बहुत अच्छा। और लोग जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि आपको पता नहीं है भाई। रग्बी चैपल, सभी को जवाब देना है। ये रग्बी चैपल से लिया गया है। रग्बी चैपल जो है मैथ्यू अर्नोल्ड की पोयम है, ठीक है। और सोचिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ भाई, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, उसे तो आपको पढ़ना ही है। अब आज से आप लोग प्रीवियस ईयर को पढ़ना शुरू कर दें जम के। अगर आप प्रीवियस ईयर मन लगा के पढ़ रहे हैं, और साथ ही साथ जो है हम आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे, थोड़ा सा इधर उधर करके, आपको बहुत बेनिफिट होगा। चलिए इस पोयम से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें बताएं, टीजीटी वालों के लिए भी जरूरी है। रग्बी चैपल जो है, रगबाई चैपल भी कुछ लोग बोलते हैं, मैथ्यू अर्नोल्ड का जो है एक बेहतरीन वर्क है, और एक एलेजी है जो इन्होंने अपने पिता की मेमोरी में लिखा है, अपने पिता की याद में लिखा है। पिता का नाम क्या है? थॉमस अर्नोल्ड। और थॉमस अर्नोल्ड वास्तव में जो रगबाई चैपल नाम का स्कूल है उसके कौन थे? हेड मास्टर थे, प्रिंसिपल थे। और इसीलिए इनके पिता की मेमोरी में इन्होंने लिखा है, तो उसी स्कूल के नाम पे इन्होंने ये लिखा है। ये बहुत फेमस है, और ध्यान रखिएगा एलेजी है। तो कई बार आपके एग्जाम में टीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है कि ये एक एलेजी है। अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया गया कि इसमें से कौन सा एलजी नहीं है, तो टीजीटी वाले बंदे के साथ यही दिक्कत रहती है कि वो पीजीटी का पढ़ता ही नहीं है। कई बार क्वेश्चन आ गया है जो टीजीटी का बंदा इसलिए नहीं कर पाया है क्योंकि उसको पीजीटी का बेसिक लेवल पे नॉलेज नहीं है। जैसे एक बार एक क्वेश्चन आया था, ट्रूथ इज ब्यूटी, ब्यूटी ट्रूथ, ये आया था टीजीटी में। लेकिन अब टीजीटी का बंदा तो कभी किड्स को पढ़ ही नहीं रहा है, वो सोच रहा है ये तो हमारे कोर्स में है नहीं तो मैं पढ़ूंगा नहीं। अरे भाई, जो मेजर मेजर चीजें हैं जो वो टीजीटी में भी उतना ही महत्वपूर्ण है, ट्रूथ इज ब्यूटी, ब्यूटी ट्रूथ, ये टीजीटी के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। अब ये किड्स हैं लेकिन वहां आ गए। तो ऐसे यहाँ पे ध्यान दें, ये एलजी है, ये एक बात ध्यान रखना है, ठीक है।
अब आपको एग्जैक्टली ये 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है और मैं एग्जैक्टली थोड़ी लाइन पढ़ता हूँ, इन्होंने बीच की लाइन गायब कर दी है, लेकिन बीच की लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं पढ़ता हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा और अर्थ समझने की कोशिश करिएगा, फिर आपको लगेगा कितना महत्वपूर्ण लाइन है। व्हाट इज द कोर्स ऑफ लाइफ आप मॉर्टल मैन ऑन द अर्थ, ये पहली लाइन है, इसके बाद इन्होंने गायब कर दिया, वो मैं बीच की लाइन पढ़ता हूँ। ये कह रहे हैं कि जो मॉर्टल मैन इस अर्थ पे हैं, उनके जीवन का रास्ता क्या है, कोर्स ऑफ लाइफ क्या है, वो क्या करते हैं यहाँ पर आकर। हम हेवन से आए हैं, यहाँ पे आए हैं, हमको मरना है, ये तो हमें पता ही, हम करते क्या है यहाँ पे। मोस्ट मैन एडी अबाउट हियर एंड देयर, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, यहाँ वहां घूमते हैं और क्या करते हैं, ईट एंड ड्रिंक, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, या आप कह लो ईट एंड ड्रिंक का मतलब मौज मस्ती करते हैं, खाते पीते मौज मस्ती करते हैं। चैटर, लव एंड हेट, इधर उधर की बातें करते हैं, लव करते हैं, हेट करते हैं, यही तो करते हैं हम। गैदर एंड स्क्वेंडर, एक जगह इकट्ठे होते हैं, फिर इधर उधर भटकते हैं, घूमते हैं, यही तो करते हैं हम। हमारे जीवन का, हम जीवन में और कुछ करते हैं, यही सब कर रहे हैं। हैं, प्यार कर रहे हैं, एक लड़का आजकल जैसे 13-14 साल के लड़के लड़कियां हो रहे हैं, फिर उनके बीच में आजकल आजकल नया जमाना आप देख ही रहे हैं। तो ये इंग्लैंड वगैरह में बहुत पहले से चल रहा है, तो हमारा टाइम बस इन्हीं सारी चीजों में जा रहा है। हम समाज के लिए, दुनिया के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि हम ज्यादातर यही कर रहे हैं, और हम सबको पता है कि हमें एक दिन मर ही जाना है, हम इस दुनिया से चले ही जाएंगे। आगे की लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, आर रेज्ड, हम ये सारी चीजें करते हैं, आर रेज्ड अलोप्ड आर हर्ड इन द डस्ट, लेकिन हमें अपनी औकात नहीं पता, एक दिन ऐसा होगा कि हमें ऊपर उठा के फेंक दिया जाएगा, हर्ल इन द डस्ट, और डस्ट में ऐसे घुमा के फेंक दिया जाएगा। स्ट्राइविंग ब्लाइंडली, अचीविंग नथिंग, ठीक है, हम बहुत ही चीजें, बहुत मेहनत करें कि हमें ये मिल जाए, वो मिल जाए, लेकिन वास्तव में हम अचीव क्या कर रहे हैं, नथिंग, हम कुछ भी अचीव नहीं कर रहे हैं। एंड देन जीवन भर ये लगता है ये पालें, ये पालें, ये पालें, ये सब करते रहते हैं, और अचीव वास्तविकता में देखा जाए तो हम कुछ नहीं कर रहे। ये तो मेटेरियलिस्टिक चीजें है, ये हमने जो भी प्राप्त किया है, ये सब यहीं छोड़ के हम चले जाएंगे जब इस दुनिया से जाएंगे। तो अगर हम कुछ लेके जाते तो माना जाता अचीव किए, हम कुछ लेके जा ही नहीं रहे हैं, तो अचीव हम क्या कर रहे हैं, नथिंग। एंड देन दे डाई, पेरिस, और एंड में क्या होता है, हम डाई कर जाते हैं, पेरिस कर जाते हैं, मर जाते हैं। एंड नो वन आस्क, और उसके बाद की लाइन है नो वन आस्क। तो क्लियर है एकदम, सभी को समझ में आ रहा है। बहुत ही बेहतरीन लाइन है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रकार से कही गई है, और यहाँ पे जो है रगबाई चैपल में जो है आपके मैथ्यू अर्नोल्ड जी इस लाइन को बोलते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन मिली है। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा स्मिता, बहुत अच्छा प्रयास कर रही हैं आप, सब लोग बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, रुचि जी, अनामिका भी अपनी तरफ से प्रयास कर रही हैं, टीजीटी के स्टूडेंट हैं अनामिका, ये पास्टोरल एलजी नहीं है, सिर्फ एलजी है। ठीक है, तो सभी लोग लगे हुए हैं, आनंद जी, चंचल जी, छाया, एक बार नाम ले ले रहा हूँ, रुचि, स्मिता हैं, और जो है दिव्या, और लोग के नाम नहीं आ रहे हैं, और लोग, अनीता पांडे ने उधर हाँ प्रयास किया है। ठीक है, तो चलिए बस ऐसे लगे रहिए आप लोग। ठीक है, समझ में आ रहा। अच्छा, ये जब मैं पोयम पढ़ाता हूँ तो मुझे अच्छी लाइन लग जाती है, तो मैं उसको नोट कर लेता हूँ बताने के लिए। अब ये आप लोग नस्वरता की बात मत सोचिएगा, ये भाई जो सच है उसको तो हर कोई बोलेगा ना, लेकिन ये तब बोलने में ज्यादा मजा आता है, हर व्यक्ति को सोच सकते हैं, लेकिन जब जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लें तब। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हु कॉल्ड टेनिसंस यूलिसेज? अच्छा, चाहे कह रही आप पढ़ाते हैं तो जान आ जाती है लाइन से। अच्छा, अच्छा, अनामिका कह रही है सब मोह माया है। अरे भाई ऐसा मत सोच, मैंने कहा मोह माया तब सोचिएगा जब सब कुछ पा लीजिए जीवन में, फिर आप कुछ करिए, तब हम बताएंगे कि कैसे कर, क्या कैसे ईश्वर से कनेक्ट करें, ऐसा क्या करें जिससे जो है आप कुछ अचीव करके जाएं। ठीक है, हु कॉल्ड टेनिसंस यूलिसेज अ परफेक्ट पोएम? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। अब देखो, ये टीजीटी वाले जितने कैंडिडेट हैं सबके लिए है। हाँ, इसमें क्या कह रही हूँ, पहले जॉब मिल जाए फिर सब मोह माया। ठीक है, ध्यान दे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन टीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। पीजीटी का तो है, ये टीजीटी के, टेनिसन का पोयम जो यूलिसेज है उसको परफेक्ट पोयम बोला गया है, सबने बहुत तारीफ की है इस पोयम की, और टीएस इलियट साहब ने इसको कहा है द परफेक्ट पोयम।
अब आप लोग को मैं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें प्रश्न पूछने जा रहा हूं और देखता हूं कौन फटाफट बता रहा है। जल्दी जल्दी मुझे बताइए कि टीएस इलियट महोदय ने कब कहा कि ये परफेक्ट पोयम है। तो टीएस इलियट साहब ने 1629 में जो है एक ऐसे लिखा था जिसमें ये बात कही थी। ठीक है। अब एक और आपसे अगला प्रश्न है और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, देखते हैं कौन बता पा रहा है कि टीएस इलियट का कौन सा ऐसा पोयम है जिससे इस पोयम को आप कंपेयर कर सकते हैं। Could you tell me the name of the poem by which you can compare this particular poem of टेनिसन यूलिसेस? कोई बात नहीं, पोयम का नाम है जेरोन्सन। ये 1920 में पब्लिश हुआ था और ये पोयम जो है, जेरोन्सन का मतलब क्या होता है पहले तो आप ये समझें। जेरोन्सन का मतलब होता है एन ओल्ड मैन। ठीक है। तो आप देखते हैं कि जो यूलिसेज है वो भी अपने ओल्ड एज में है, वो भी एक ओल्ड पर्सन है, और जेरेंसन भी पोयम में एक ओल्ड पर्सन जो है अपनी बात को कह रहा है। तो प्रोटैगनिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से लगभग सेम चीजें हैं। फिर उसके बाद से आप देखते हैं कि जैसे यूलिसेज पूरी लाइफ को, अपनी जो प्रीवियस लाइफ है उसको एक तरह से नरेट करता है कि उसने क्या क्या अपने जीवन में प्राप्त किया है, कहाँ कहाँ घूमने गया, और फिर आगे भी अभी और वो बहुत कुछ एडवेंचर करना चाहता है। यहाँ पर भी जब जेरोन्सन पोयम को पढ़ते हैं तो यहाँ भी आप देखते हैं कि ये भी क्या करता है कि ये इस समय 20th सेंचुरी में है और ये 19th सेंचुरी की पूरे जीवन को जी चुका है, तो उसको रिफ्लेक्ट करता है, उस पर विचार करता है कि उस समय कैसे चीजें चल रही थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। लिटिल ओल्ड मैन इसका मतलब होता है, ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है जेरोन्सन। तो अब फिर देखो टीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है कि जो जेरोन्सन पोयम है अगर आ जाए और आपसे पूछ दिया जाए कि ये क्या है, तो ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ड्रामेटिक मोनोलॉग, तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे आपका यूलिसेज है, कैन एनीवन टेल, कि क्या यूलिसेज एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है? कैन एनीवन टेल फास्ट? यस। इसी तरह ये भी एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। बहुत अच्छा जी। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें आपसे और यहीं पे मैं बताना चाहूंगा कि जो यूलिसेस पोयम है, ये पोयम कब लिखा गया, कब पब्लिश हुआ। तो सबसे पहली बात, ये पोयम की राइटिंग जो डेट है ये 1833 में लिखी गई थी, लेकिन ये पब्लिश कब होता है? 1842 में। ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। लिख तो काफी पहले ही लिया था लेकिन पब्लिश हुआ है 1842 में। अब फिर मेरा आप सभी से अगला प्रश्न है कि 1842 में जब पब्लिश हुआ तो किस वॉल्यूम ऑफ पोएट्री में, क्या फर्स्ट वॉल्यूम में पब्लिश हुआ था, या सेकेंड वॉल्यूम में पब्लिश हुआ था, या थर्ड वॉल्यूम में? आप सभी को पता होना चाहिए ये सेकेंड वॉल्यूम में पब्लिश हुआ था। और जो सेकेंड वॉल्यूम है पोएट्री की, उसका नाम क्या है? कैन एनीवन टेल? इतना टाइम मत लगाइए भाई। सेकेंड वॉल्यूम जो है उसका नाम है पोएम्स। जो सेकेंड वॉल्यूम है इनके कलेक्शन का उसका नाम है पोएम्स। जो फर्स्ट वॉल्यूम है, क्या कोई नाम बता सकता है एनीवन? फर्स्ट वॉल्यूम, जब सेकेंड जान गए तो फर्स्ट भी बता दो। जो फर्स्ट वॉल्यूम आया था उसका क्या नाम था? चीफली लिरिकल। बहुत अच्छा इसमें था। जो फर्स्ट आया था वो था पोयम्स चीफली लिरिकल। ये पूरा नाम है, पोयम्स चीफली लिरिकल। वो फर्स्ट वॉल्यूम था। ठीक है जी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। अब फिर मैं आपको कुछ और महत्वपूर्ण चीजें बताऊंगा कि जब यूलिसेज की बात करते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं कि यूलिसेज पोयम को लिखने के लिए भाई ये कैरेक्टर कहीं ना कहीं से लिया गया होगा। तो आप बता सकते हैं कि कौन सा ऐसा राइटर है एंशियंट टाइम का जिसके वर्क से लिया गया होगा। तो ये होमर के इलियड से लिया गया है। होमर का एक बहुत ही फेमस वर्क है जिसका नाम है इलियड, वहां से ये लिया गया है। और जो है इलियड एंड ओडिसी जो है इनके वर्क का नाम है, वहां से ये लिया गया है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। कई बार कहा जाता है कि एक दाते साहब का भी वर्क है जिसका नाम है इन्फर्नो। दांते साहब का वर्क है जिसका नाम है इन्फर्नो, वहां से भी इसका सोर्स है। इन्फर्नो में एक कैरेक्टर है जिसका नाम है यूलाइस, वहां से लिया गया है। तो दोनों ध्यान रखना है, होमर और इसके अलावा दांते साहब। ठीक है। अब इसकी जो सबसे फेमस लाइन है, वास्तव में बताऊं सबसे फेमस लाइन एकदम लास्ट में आती है, और वो बड़ी ही फेमस लाइन है। टू स्ट्राइव
टू सीक कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है, बहुत ही फेमस लाइन है, एंड नॉट टू इल्ड। क्लियर है सभी को? बहुत ही फेमस लाइन है, ये आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बहुत ही फेमस लाइन है, इसे याद रखिएगा। ये अपने डिटर्मिनेशन को दिखाते हैं। सब कहते हैं अब तुम बूढ़े हो गए हो, यहीं रुको, कहाँ जाने का पड़ा है, वो इतने दुनिया भर में आपने इतने बड़ा नाम कमा लिया है, सब जगह तो घूम आए हैं, अब क्या पड़ा है, अब रुक जाओ यहीं पे। तो कहते हैं नहीं भैया, मैं रुकने वाला नहीं हूँ। आई एम बहुत अच्छा अनीता पांडे, आई वाज अ फाइटर सो वन फाइट मोर, द बेस्ट एंड द लास्ट। कह रहे मैं हमेशा से फाइटर रहा हूँ, तो इसलिए एक फाइट और लड़ूंगा, और ये बेस्ट होगा, और चूंकि मेरे जीवन का अंतिम समय चल रहा है तो हो सकता है ये लास्ट भी हो, लेकिन मैं पीछे हटने वाला नहीं। क्या बात है। द बेस्ट एंड द लास्ट। और सबसे लास्ट में लाइन है, टू स्ट्राइव टू सीक एंड नॉट टू विल। ठीक है, मैं अभी भी संघर्ष करने की इच्छा रखता हूं, मैं और भी चीजों को खोजूंगा, और कभी भी झुकने वाला नहीं हूं, चाहे मेरी उम्र जो भी हो गई हो। ठीक है, अपने बेटे को बोलते हैं इनके बेटे का नाम है टेलीमैकस। ठीक है, वाइफ का नाम कोई बता सकता है? ये आपके एग्जाम में आ सकता है कि इनके बेटे का नाम क्या है, तो टेलीमैकस है। वाइफ का नाम बताइए, पेनीलोप। बहुत अच्छा भी, पेनीलोप। तो ये याद रखना। देखो एक क्वेश्चन है, लेकिन हम कितनी चीजों पे बात कर रहे हैं। आप ये मान के चलो कोई रोकने वाला है नहीं आपको। ईमानदार तो रहो, आप एक ईमानदार टीचर के साथ आप तैयारी कर रहे हैं। न मैं किसी मोह लालच में हूं, और ना आपको, आपको सिर्फ मेहनत करना है। एजेड बोलते हैं उसको। ठीक है, बहुत अच्छा जी। क्लियर है एकदम सभी को? अब सबसे लास्ट में एक ऐसी बात बताऊंगा जो टीजीटी वालों को सुन के मजा आ जाएगा। टीजीटी वालों के पॉइंट ऑफ व्यू से है ये। अब मुझे ये बताएं कि भैया इस पर्टिकुलर पोयम की जो लाइंस हैं उस पे शेक्सपियर का भी प्रभाव है। अब शेक्सपियर का प्रभाव मैं बता रहा हूं कहां से है। शेक्सपियर के हैमलेट में दो जगह से प्रभाव हमें दिखाई पड़ता है। शेक्सपियर के हैमलेट की जो सालिलिकी है, बहुत ही फेमस सालिलिकी है, जिसकी लाइन है, व्हाट इज अ मैन। ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज अ मैन। ठीक है, इफ ही चीफ गुड एंड मार्केट ऑफ हिज टाइम बी बट टू स्लीप एंड फीड अ बीस्ट नो मोर। क्या बेहतरीन लाइन है, क्या लाइन है। व्हाट इज अ मैन, क्या मैन है, क्या इस तरह का मैन होता है। इफ ही चीफ गुड एंड मार्केट ऑफ हिज टाइम, जब उसके टाइम का जो सबसे मेन काम है वो क्या है, बी बट टू स्लीप, कि केवल सोए और खाना खाए। क्या यही मैन का मतलब होता है कि सोए और खाना खाए? ये तो बीस्ट भी करते हैं, एक जानवर भी करते हैं, नो मोर। क्या बात है, क्या बेहतरीन लाइन है। अब ध्यान दे, अब इसी चीज को जो है यूलिसेस कैसे कहता है, यूलिसेस कैसे कहता है पोयम में, कैन एनीवन टेल, कहता है दैट होर्ड एंड स्लीप। जो वहां के लोग हैं, किस जगह की बात करता है, वो इथाका का रहने वाला रहता है। तो कहता है जो इथाका के लोग हैं वो क्या करते हैं, दैट होर्ड एंड स्लीप, केवल इकट्ठा करते हैं और उसके बाद सोते हैं। यानी पैसा कमाते हैं, सोते हैं, एंड फीड, और खाना खाते हैं, एंड नो नॉट मी, और मुझे जानते भी नहीं मैं कौन हूं। यानी यहाँ के लोगों को क्या पता है, यहाँ के लोग तो मटेरियल चीजों में फंसे हुए हैं। इनको क्या पता है कि फेमस होना क्या होता है, मेहनत करना क्या होता है, नई दुनिया खोजना, नए नए एडवेंचर को करना क्या होता है, ये तो यहाँ के बेवकूफ लोग को पता ही नहीं है। ये तो केवल क्या करते हैं, मेहनत करके पैसा इकट्ठा करते हैं, फिर खाना खाते हैं, फिर सो जाते हैं, यही इनका काम है। ठीक है, तो बेहतरीन मैचिंग हो रही नहीं कि हैमलेट से किस तरह से कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। टेनिसन की जो ये लाइन है, हाउ डल इट इज टू पॉज, ये कितना अनइंटरेस्टिंग है कि मैं रुक जाऊं, मैं अपनी चीजों को रोक दूं, एंड टू मेक एन एंड, और अपने आज तक जो भी मैंने किया उन सारी चीजों पे स्टॉपेज लगा दूं, सब कुछ रोक दूं, टू रस्ट अनबर्निश्ड, और मैं इस तरह क्या हो जाऊं, रस्ट कर लूं, अनबर्निश्ड, नॉट टू साइन इन यूज, और अपनी चमक को रोक दूं। ठीक है,
तो कह रहे हैं ये मेरे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर मैं कुछ करूंगा नहीं तो जैसे नहीं कहते हैं, जैसे लोहा होता है, अगर आप जो है उसे ऐसे रख दीजिए, यूज में मत लाइए, तो क्या होगा, धीरे धीरे उस लोहे पे क्या हो जाएगा, या कोई भी धातु होगी तो उसमें रस्ट लग जाएगा। तो अगर मैं अपने जीवन का, अगर मैं एडवेंचर छोड़ दूंगा, जो मैं काम करता हूं अगर वही छोड़ दूंगा, तो मेरे पे भी रस्ट लग जाएगा, और मैं एक तरह से जब मेरी मृत्यु होगी या जीवन में जब मैं जाने वाला रहूंगा या कुछ समय बाद ऐसा हो जाऊंगा कि जो मेरी चमक है, जो धातु है, जब उस पर रस्ट लग जाता है तो उसकी चमक क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, फीकी हो जाती है, उसकी तरफ कोई नहीं देखना चाहता, उसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है, ऐसे मेरी कहानी हो जाएगी। तो इसलिए मुझे क्या करना है, मुझे रुकना ही नहीं है, मुझे तो आगे बढ़ते रहना है, ये कहानी है। ये जो लाइन है ये ट्रायलस एंड क्रेसिडा, शेक्सपियर का जो वर्क है ट्रायलस एंड क्रेसिडा, वहां से जो है मैच करती है। वहां पे यूलिसेज ये लाइन बोलता है, परसिवेरेंस माय डियर लॉर्ड कीप्स ऑनर ब्राइट, टू हैव डन is to hang quite out of fashion like a rusty mail in monumental mockery। तो उम्मीद है कि आप लोग को आनंद आ रहा होगा। बताइए भाई, टीजीटी वाले भाग रहे थे कि ये सर पीजीटी चला रहे हैं, अब क्या पीजीटी का शो चल रहा है, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। बताइए, आनंद आ रहा है सभी को? बिल्कुल, ठीक है, बहुत अच्छा जी, कनेक्ट करिए चीजों को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कमला दास इन हर पोयम, कमला दास का एक पोयम है जिसका नाम है डांस ऑफ द यूनक्स। जो यूनक्स का डांस है, ये आपके सामने सेटअप करता है कंट्रास्ट बिटवीन, ये स्टैब्लिश करता है दो चीजों में कंट्रास्ट। किन दो चीजों में कंट्रास्ट करता है? कैन एनीवन टेल? भैया कौन सी दो चीज है जिसमें ये कंट्रास्ट करता है? बी ऑप्शन, एक्सटैसी एंड स्टरिलिटी, स्टरिलिटी। अब इस बात को समझिए, ये हवा में सिर्फ नहीं समझना है कि आप बस बोल दे रहे हैं। एक्सटैसी क्यों है, क्यों एक्सटैसी है, और क्यों स्टेरिलिटी की बात हो रही है? कैन एनीवन टेल? ऐसा क्या रीजन है? तो एक्सटैसी क्यों है? क्योंकि हैप्पीनेस, डांस हो रहा है, सिंपल सी बात समझो, मीनिंग की मैं बात नहीं कर रहा हूं स्मिता। क्यों है? रीजन ये है क्योंकि डांस हो रहा है। जो यूनक्स हैं ये डांस कर रहे हैं। यूनक्स कौन होते हैं आप सभी को पता है, जो मेल फीमेल के बीच की कैटेगरी होती है। तो अब यहाँ पे ध्यान दें कि ये हैप्पी हैं क्योंकि ये डांस कर रहे हैं, और इनको हैप्पी रहना भी पड़ता है, क्योंकि अगर ये डांस नहीं करेंगे, खुश नहीं रहेंगे, तो फिर लोगों से पैसे कैसे कमाएंगे? ये खुश होकर डांस करके अपने अलग अलग तरीके से, आप सभी को पता है किसी के यहाँ बच्चा होता है, किसी के यहाँ शादी होती है, हाँ, स्पेशली जब बच्चे होते हैं तो ये आ जाते हैं और खूब डांस करते हैं और पैसा लेके जाते हैं। तो ये डांस करना इनकी मजबूरी है, क्योंकि इनका प्रोफेशन है, इससे इनका पेट पलता है। बहुत खुशी में कोई काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास एकमात्र ऑप्शन ही यही है। तो इसलिए यस, अभी ऊपर लाइन लिखी है चंचल जी ने कि एक्सटैसी केवल एक्सटर्नल है। एकदम सही बात है, क्योंकि एक्सटर्नल है, ये बाहरी तौर पे है, मजबूरी है इनकी, क्योंकि ये करना ही है, क्योंकि इससे इनका पेट पलता है, पहली चीज। दूसरी बात है स्टर्लिटी क्यों है, स्टीरियलिटी क्यों है? इसका मतलब होता है बैरननेस, या फिर आप और भी कुछ वर्ड इसके लिए यूज कर सकते हैं। और क्या हो सकता है? इनफर्टिलिटी, चाइल्डलेसनेस। तो आप सभी को पता है कि ये जो यूनक्स हैं, ये चूंकि थर्ड जेंडर हैं, तो ये अनप्रोडक्टिव हैं, इनके बच्चे पैदा नहीं हो सकते। ये इनफर्टाइल माने जाते हैं, इनफर्टाइल ही हैं एक तरह से। तो ये इनके जो है फिजिकल स्ट्रक्चर को दिखाता है, ठीक है, कहीं ना कहीं। और साथ ही साथ आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं इनके इमोशनल उससे, क्योंकि ये बाहर से तो आपको खुश दिखाई पड़ते हैं, लेकिन अंदर से कैसे हैं बेचारे, बहुत दुखी हैं। जैसे इनका फिजिकल स्ट्रक्चर बना हुआ है, ईश्वर ने इनको बनाया है,
कि ये बिल्कुल अनप्रोडक्टिव हैं, ये किसी भी तरह से जो है इनफर्टाइल हैं, ठीक है, बैरन हैं। तो ये कहीं ना कहीं इनके इंटरनल पेन को भी दिखाता है कि इनको जीवन में ऐसा रूल मिल गया है ईश्वर के द्वारा कि क्या करें बेचारे, जीवन में आ गए, अब यहाँ से जा भी नहीं सकते, ठीक है, जब तक इनकी मृत्यु नहीं आएगी तब तक इनको यहीं रहना है और एक अलग प्रकार से रहना है, समाज से अलग रहते हैं, इनका एक अलग ही समाज है। ये हम आपके समाज में वो लेवल इनको नहीं मिल रहा है, लेकिन धीरे धीरे अब ईश्वर अब धीरे धीरे जो है समाज में इनको मिल गया है। अब देखिए नौकरी वगैरह में भी पूछा जाता है कि भाई आपका जेंडर क्या है, तो उसमें ये भी अब थर्ड जेंडर का भी ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, अब हर जगह आने लगा है। तो अब धीरे धीरे इनको समाज एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन अभी भी वो एक्सेप्टेंस इनको नहीं मिलने वाली है, बहुत कम मिल रही है और बहुत दिनों से इन्होंने कष्ट सहा है, ठीक है। तो अब क्या करें, तो ये दोनों चीजों को दिखाता है। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। तो एक्सटैसी जहां ऊपरी तौर पे है और स्टेबिलिटी जो है इंटरनल लेवल पे है, बात करता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, द ओरिजिनल टाइटल ऑफ मुल्कराज आनंद गौरी, जो गौरी है मुल्कराज आनंद का एक वर्क है, ठीक है, इसका ओरिजिनल टाइटल क्या है, ये आपके एग्जाम में आ चुका है। ये सारे क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन स्मिता हम ले रहे हैं ना, ये सब आ चुका है। तो हम ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही ले रहे हैं, अच्छे तरीके से पूछ रहे हैं उसको और समझा रहे हैं। इसका नाम है द ओल्ड वुमेन एंड काउ, ये आपका ओरिजिनल टाइटल है। यस, ये 1960 में पब्लिश हुआ था। अब आप लोगों से कुछ क्वेश्चन यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी पूछ रहा हूँ, जल्दी से आप लोग मुझे बताइए कि ये जो वर्क है द ओल्ड वुमेन एंड काउ, ठीक है, ये जो वर्क है, इस वर्क में इसकी प्रोटैगनिस्ट का नाम क्या है, हीरोइन का नाम क्या है, हु इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्क, जल्दी बताएं आप लोग। तो सिंपल सी बात है, गौरी लिखा है तो आप बता दोगे गौरी ही। अब मुझे ये बताइए कि गौरी के हस्बैंड का नाम क्या है। बिल्कुल सही पकड़े हैं आप लोग, स्मिता, अनामिका, रुचि, चंचल, ठीक है। गौरी के हस्बैंड का नाम क्या है, तो गौरी के हस्बैंड का नाम है पाची। बहुत अच्छा, गौरी के हस्बैंड का नाम है पाची। अब जो गौरी का हस्बैंड है, इस पूरी स्टोरी में जब आप देखेंगे तो शादी करके ले जाता है, गौरी एकदम काऊ जैसी है, बहुत सिंपल, बहुत ही सीधी सादी। तो देखता है तो बड़ा खुश होता है कि ऐसी, लोगों की यही इच्छा होती है कि पत्नी हमारी एकदम सीधी सीधी गाय जैसी हो। पहले जब लोग लड़कियों को देखने जाते थे, तो अक्सर जो है माताएं या और लोग या जो जो शादी ब्याह लगवाते हैं तो कहते हैं कि जो लड़की हो बिल्कुल गाय जैसी है, एकदम एकदम सीधी सादी, एकदम गाय जैसी है। है ना, ऐसा कहने पे जो है फिर लड़के वाले सब लोग बड़े खुश होते हैं, उनको गाय चाहिए एकदम सीधी सादी, है, मरकहा नहीं चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या हो जाता है, अच्छा, विलेज का नाम है पिपला कला, ठीक है। तो अब उसके बाद क्या होता है, शादी हो जाती है, फिर उसके बाद पति बहुत टार्चर करता है और सासू माँ भी खतरनाक मिल जाती है, वो भी बहुत टार्चर टार्चर करती है। तो इस तरह से सब बहुत टार्चर करते हैं, बेचारी बहुत परेशान हो जाती है, फिर उसको घर से निकाल दिया जाता है, इतने कष्ट सहती है। फिर फाइनली जो है वो बहुत दुखी हो जाती है, फिर उसके बाद वो अपने दुर्गा वाले रूप में आती है। और फिर जो है वो अपने हस्बैंड से सारे रिश्ते तोड़ती है और फिर अपने तरीके से जीवन को जीती है। तो बहुत ही बेहतरीन, मतलब वास्तव में नावल है, यू ऑल शुड रीड इट, ठीक है। एग्जाम में और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेकिन बेसिकली अभी तक ये क्वेश्चन आया था, हमने आपको दोनों करेक्टर बता दिए, इसे ध्यान रखना आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पे है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पोएम्स बाय निस्सिम स्किल दैट मेक फन ऑफ इंडियन यूज ऑफ इंग्लिश, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। कौन सा इसमें पोएम्स हैं, आपको सेलेक्ट करना है जो इंडियन यूज ऑफ इंग्लिश का मजाक उड़ाते हैं। ये तो है, नाराज हो रही है नामिका जी की, कितने खराब लोग हैं। चलो कोई नहीं। अब यहाँ पे ध्यान दें कि यहाँ पे स्पेशली दो पोयम है। एक तो पहला पोयम ये है कि गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस, और दूसरा पोयम है वेरी इंडियन पोयम इन इंडियन इंग्लिश। ये दो पोयम है जो वास्तव में एकदम कोलोक्वियल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, और जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। मैं आपको कुछ लाइन पढ़ के सुनाता हूँ सिर्फ इसलिए ताकि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ जाओ
और आपको अच्छा लगे, हो सकता है एग्जाम में लाइन ही आ जाए। तो एग्जैक्टली मैं लाइन पढ़ के आपको सुनाता हूँ। जो पहली पोयम है आपका गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस, उसकी लाइन जरा सुनिएगा, आपको मजा आएगा। फ्रेंड्स, आवर डियर सिस्टर इज डिपार्टिंग फॉर फॉरेन is in 2-3 days, and we are meeting today to wish her bon voyage. You are all knowing, friends, what sweetness is in Miss Puspa. I don't mean only external sweetness but internal sweetness. Miss Puspa is smiling and smiling even for no reason but simply because she is feeling. आप देखिए आप किस तरह से वर्ड्स को यूज किया गया, कंटिन्यूअस का यूज किया गया है। आपको पता है कि जो कंटिन्यूअस सेंटेंस है, जैसे फीलिंग हो गया, या फिर डिपार्टिंग हो गया, मीटिंग हो गया, ये सारे जो कंटिन्यूअस सेंटेंस हैं नॉर्मली यूज नहीं किए जाते हैं, ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से गलत माने जाते हैं। और कई बार हम अक्सर जो कोलोक्वियल लैंग्वेज बोलते हैं तो उसमें भी हम बार बार नहीं बोलते हैं कि वी आर फाइटिंग एंड फाइटिंग, वह लड़े और लड़े जा रहा है, तो ये हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं, तो उसी को इन्होंने इंग्लिश में कर दिया है कि पुष्पा इज स्माइलिंग एंड स्माइलिंग, या इस तरह से बहुत सी चीजें आपको देखने को मिल रही। पूरा पोयम ऐसे ही फनी स्टाइल में लिखा हुआ है, और कहीं ना कहीं ये हमारी कोलोक्वियल स्टाइल को ही सीधे सीधे रख दिया गया है। अब जो दूसरी पोयम है इसको पढ़ते हैं, वेरी इंडियन पोयम इन इंडियन इंग्लिश। इसमें ध्यान दें, आई एम, अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा तब आप लोग को मजा आएगा। आई एम स्टैंडिंग फॉर पीस एंड नॉन वायलेंस। वाई वर्ल्ड इज फाइटिंग फाइटिंग, दुनिया क्यों फाइटिंग फाइटिंग कर रही है भाई? वाई ऑल पीपल आर ऑफ वर्ल्ड आर नॉट फॉलोइंग महात्मा गांधी। आई एम सिंपली नॉट अंडरस्टैंडिंग, मैं बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा हूं क्या। एंशियंट इंडियन विजडम इज 100% करेक्ट। सोचो इंग्लिश में कैसे बोल रहे हैं, एंशियंट इंडियन विजडम इज 100% करेक्ट, आई शुड से इवन 200% करेक्ट, बट मॉडर्न जनरेशन इज नेग्लेक्टिंग टू मच गोइंग फॉर फैशन एंड फैशन थिंग। ये है मामला। तो ये कुल मिला के है सब कुछ, बहुत ही सिंपल स्टाइल में, और ये दोनों पोएम बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर की लाइन मैंने इसलिए पढ़ी कि ये आपके एग्जाम में आ सकता है, बी रेडी फॉर दैट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। व्हाट वाज द टाइटल ऑफ द फर्स्ट पोएम दैट रॉबर्ट फ्रॉस्ट पब्लिश्ड प्रोफेशनली। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के फर्स्ट पोएम का नाम बताइए जो उन्होंने प्रोफेशनली पब्लिश किया था। तो उस पोएम का नाम है माई बटरफ्लाई एंड एलिजी। अब मेरा फिर आप सभी से कुछ क्वेश्चन है, बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं कौन बता रहा है। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब कब से कब तक इस दुनिया में रहे। तो 1874 में इनका जन्म हुआ था, और डेथ कब होता है, 1963 में। अब आप लोग को बताऊं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब जिस कॉलेज में पढ़ते थे वहां पे इनको एक लड़की से प्यार हो गया था। ठीक है, उसके लिए गाना गा रहे थे, उसको ये प्रपोज कर रहे थे, सुन रूबिया तुझसे प्यार हो गया, प्यार हुआ मैं क्या करूं। लेकिन सामने वाले ने मना कर दिया। ठीक है, कहा अभी शादी वादी नहीं करेंगे हम आपसे। तो फिर इनको लगा शायद मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ इसलिए मेरी शादी ये मुझसे मना कर रही है करने के लिए। ठीक है, तो फिर उसके बाद से जो है ये पोयम जब इनका पब्लिश होता है तो लगता है शायद अब मुझसे शादी कर लेगी। तो ये लगातार बेचारे लगे रहते हैं। आप सभी को पता है डब्ल्यू बी ईट्स साहब थे, बड़े ही फेमस थे। डब्ल्यू बी ईट्स, इनके बारे में कहा जाता है ये एक लड़की से प्यार करते थे अपनी लाइफ में, और उससे इतना प्यार करते थे कि उससे बार बार प्रपोज उन्होंने किया, लेकिन इनकी शादी उससे नहीं हो पाई। हम्म और लेकिन इन्होंने सच्चा प्यार किया था। आपको जानकर बहुत वो पता चलेगा मॉडगान, कि उसके बाद उसकी शादी किसी से हो जाती, किसी कैप्टन से, और उसके बाद उस इतना उनसे प्यार था कि उसकी जो लड़की होती है उस लड़की में भी उनको माँ की झलक नजर आती है, और बाद में उस लड़की को भी प्रपोज करने चले जाते हैं कि तुम शादी कर लो। इस लेवल पे लव था इनका, डब्ल्यू बेट्स का। तो फिलहाल यहाँ पे हम बात करते हैं
कि यहाँ पे इनका लव सफल होगा कि नहीं सफल होगा। कैन एनीवन टेल कि इनका लव सफल होगा कि नहीं। किससे प्यार करते हैं, इनकी पत्नी का नाम क्या है, तो एलिनोर वाइट। क्या नाम है, एलिनोर वाइट। ठीक है, तो सफल हो जाता है एलिनोर वाइट के साथ, फिर ये शादी कर लेते हैं। ठीक है, इनकी शादी हो जाती है। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये बहुत ही टैलेंटेड स्टूडेंट रहते हैं अपनी क्लास के। एक वर्ड इनके लिए यूज किया आता है, कहीं आपके एग्जाम में आ गया और आप कर ना पाओ तो बता दे रहा हूँ, वैलेडिक्टोरियन। कोई बता सकता है वैलेडिक्टोरियन का मतलब क्या होता है? वैलेडिक्टोरियन, ये अपनी क्लास के वैलेडिक्टोरियन थे। वैलेडिक्टोरियन, वैलेडिक्टोरियन का मतलब होता है एक ऐसा स्टूडेंट हु हैज हाईएस्ट ग्रेड्स इन ग्रेजुएटिंग क्लास। जो ग्रेजुएशन का क्लास था उसमें हाईएस्ट ग्रेड इनको मिला था। एंड हु गिव्स अ स्पीच एट ग्रेजुएशन सेरेमनीज। जो ग्रेजुएशन सेरेमनी होती है वहां पे ये स्पीच भी देते हैं, क्योंकि इनको हाईएस्ट ग्रेड मिला हुआ है। तो कोई हल्के फुल्के आदमी नहीं थे, अपने क्लास के टॉप स्टूडेंट थे, सबसे टॉपर लेवल के। ठीक है, बहुत ही टैलेंटेड है। तो ये भी ध्यान रखना आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। स्मिता कहने 41 टाइम्स नॉमिनेट हुए थे नोबेल प्राइज के लिए, लेकिन मिला नहीं बेचारे को। तो ये है, चलो कोई बात नहीं। शादी हो गई इनकी एलेनोर वाइट से। अब आपको इनके जीवन से रिलेटेड कुछ 2-3 महत्वपूर्ण बातें मैं पूछ रहा हूं, अगर आप बताएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। आप मुझे ये बताइए कि ये अपने जीवन में बहुत मतलब अलग अलग काम करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या इन्होंने पोल्ट्री फार्म जो है चलाया था, क्या इन्होंने पोल्ट्री भी रेज किया था क्या, तो यस। ठीक है, और इसके अलावा इन्होंने पढ़ाया भी था, ये टीचर भी थे। दो चीजें इनका ध्यान रखना, ही रन अ पोल्ट्री एंड आल्सो ही वाज अ टीचर। ठीक है, अब एक महत्वपूर्ण बात आप सभी को ये बताना आप सभी को कि ये 6 बच्चों के पिता बने थे। लेकिन दुख का बात यह है कि इनके जीवन में बहुत दुख भरा था। इनके 6 में से 5 बच्चे इनके मरने से पहले ही, 4 बच्चे इनके मरने से पहले ही मर गए। ये बहुत दुख का विषय है। केवल 2 बच्चे सरवाइव किए थे। ठीक है, और कई बच्चे तो बहुत ही कम समय में, जैसे इनका जो दूसरा बच्चा है लेस्ली, वो 1899 में पैदा हुआ और 1883 में फिर उसके तुरंत बाद जो है अप्रैल में पैदा हुआ, तो फिर जुलाई में उसकी डेथ हो गई। तो बहुत कम कम कुछ बच्चे तो थोड़ा जिए भी। ठीक है, जैसे मई 22 1902 में इनका एक बच्ची पैदा हुई थी कैरोल, और 1940 में डेथ हो गई। आप बताओ कितने उम्र में डेथ हो गई? मात्र वो 28 साल जी, 28 नहीं, 38 साल, 38 साल के बाद उसकी डेथ हो गई। अब एक बात ध्यान दीजिए, गन शॉट, उसने खुद अपने आप को गन शॉट मतलब गन से मार लिया था, और उसकी वजह से जो एक वुंड हुआ था, घाव हुआ था, उसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। एक बच्चा जो इनका सबसे पहला बच्चा जो है 1896 में पैदा हुआ था, और 1900 में, सिर्फ 4 साल की अवस्था में डेथ हो गई कालरा की वजह से। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार से जो है, एक बच्चा जो है इनका मार्जोरी लड़की है, और ये 1905 में पैदा हुई, 1934 में इसकी डेथ हो गई 29 साल की अवस्था में। इसको हमेशा फीवर होता था, अलग अलग मतलब बीमार से ग्रसित रहती थी। जब इसका बच्चा पैदा होने वाला था, चाइल्ड बर्थ, उस समय फीवर हो गया, जिसकी वजह से इसकी डेथ हो गई। और एक और लड़की थी एलिनोर बेनिटा, ये 1907 में पैदा हुई और 1907 में ही मृत्यु हो गई। तो जब जिसके जीवन में इतने ज़्यादा जो है डेथ होंगे, तो वो व्यक्ति कैसे जीवन को जिएगा? ये बहुत ही आप समझ सकते हैं। कई बच्चे तो जो इन्फेंसी में डेथ हो गई, और कई जो है आगे बढ़ के जो है बाद में डेथ हुए। 2 बच्चे इन्फेंसी में डेथ हो गई, और 2 बच्चे जो है बकायदा यंग हो गए, उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो बहुत दुखी थे ये अपने जीवन में, लेकिन फिर भी इन्होंने आगे बढ़े और जीवन को जिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी जो बाकी बच्चे क्वेश्चन उनको करते हैं। विटमैन्स पोयम चिल्ड्रन ऑफ एडम, जो इनका चिल्ड्रन ऑफ एडम हैज द थीम। बताइए इसका थीम क्या था? ये बहुत बेहतरीन चीज आप सभी को बताने जा रहा हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। सिर्फ आप लोग चीजों को रटे ना, मैं आपको बहुत सी चीजें, देखिए इसमें कोई नेचुरल ब्यूटी बता रहा है, स्मिता कह रही है ए।
लव एज एनिमल पैशन, बिल्कुल इसका पहला आंसर होगा लव एनिमल पैशन। अब आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूँ, मुझे आप में से कोई बताएगा जो चिल्ड्रन ऑफ एडम है, इसमें ये एक इनके पोयम का कलेक्शन है एक तरह से। अब मेरा प्रश्न आपसे ये है कि क्या ये कलेक्शन अकेले आया था? जो ये पोयम का कलेक्शन ये किस ईयर में आया था? कैन एनीवन टेल? कोई पता ही नहीं है। अब आपको बता रहा हूँ, चिल्ड्रन ऑफ एडम वास्तव में एक पोयम ऑफ कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ पोयम, यानी कई पोयम्स एक साथ आए हैं इसमें, ठीक है, उनका एक क्लस्टर है। लेकिन ये किसी अलग से इसे पब्लिश नहीं हुआ है, ये एक बहुत बड़ा पोइट्री का इनका कलेक्शन आता है, और उस कलेक्शन का नाम आप सभी को पता है, लीव्स ऑफ ग्रास। लीव्स ऑफ ग्रास इनका सबसे फेमस पोइट्री कलेक्शन है, लीव्स ऑफ ग्रास। तो लीव्स ऑफ ग्रास अलग अलग एडिशन में आया है, कई एडिशन में, लगभग 4 एडिशन लीव्स ऑफ ग्रास का आया था। सबसे पहला एडिशन आया था 1855 में, लेकिन जब इनका दूसरा एडिशन आता है 1860 में, उस एडिशन में ये चिल्ड्रन ऑफ एडम नाम से एक कलेक्शन को इंट्रोड्यूस करते हैं। वास्तव में चिल्ड्रन ऑफ एडम एडम नाम नहीं रहता 1860 में। 1860 में जब ये लाते हैं ये वाले पोयम्स, तो उस समय नाम ये क्या रखते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, एनफांस डी एडम। एनफांस डी एडम, इस नाम से ये 1860 में जो है कलेक्शन इंट्रोड्यूस करते हैं। किस मेन पोएट्री कलेक्शन में? उसका नाम है लीव्स ऑफ ग्रास। तो लीव्स ऑफ ग्रास के 1860 का जो एडिशन है, उसमें इनफांस डी एडम नाम से एक कलेक्शन ये ऐड करते हैं, क्लस्टर ऑफ पोएम्स ऐड करते हैं 1860 में। फिर उसके बाद से जब लीव्स ऑफ ग्रास का अनदर एडिशन आता है 1867 में, नेक्स्ट एडिशन आता है 1867 में, तो उस समय इनफांस डी एडम नाम का जो ये कलेक्शन है, क्लस्टर है, उसको बदल के ये नाम दे देते हैं चिल्ड्रन ऑफ एडम। इतनी बात सभी को समझ में आ रहा है? एकदम क्लियरली समझ में आ रहा है कि नहीं? और सबसे लास्ट में जो एडिशन आता है वो आता है 1892 में, ये सबसे लास्ट एडिशन है, ठीक है। और इस एडिशन में इन्होंने जो ये कलेक्शन है चिल्ड्रन ऑफ एडम, उस समय इस कलेक्शन में टोटल कितने पोयम थे? 16 पोयम थे। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि चिल्ड्रन ऑफ एडम्स वाला जो इनका पोएट्री क्लस्टर है या कलेक्शन है, इसमें टोटल कितने पोयम्स थे एट द एंड? तो 16 पोयम, तो ये याद रखना है। दूसरी बात ये है कि ये सबसे पहले किस नाम से आया था? तो इनफांस डी एडम नाम से आया था 1860 में। किसके अंडर में आया था? कौन सा बड़ा कलेक्शन था जिसके अंडर में आया था? तो लीव्स ऑफ ग्रास। अब बताओ सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं? डीपर लेवल पे, वो कितने डीपर डीपर लेवल की बात कर रहा हूं। अब ये जो क्लस्टर है, पोएट्री कलेक्शन है, इसके जो 16 पोयम है, ये अपनी सेक्सुअलिटी के लिए जाने जाते हैं। ये सीधे सीधे जो फिजिकल रिलेशनशिप की सीधे सीधे बात करते हैं, मेल फीमेल बॉडीज की एकदम खुले तौर पे बात करते हैं, और ये इम्फेसाइज करते हैं फिजिकल लव की, ब्यूटी ऑफ फिजिकल लव, नेचुरलनेस, इस पे ये ज्यादा जोर देते हैं, प्रोक्रिएशन पे, बच्चे पैदा करने पे ज्यादा जोर देते हैं। और यही वजह है कि इस पोयम की वजह से इसकी कलेक्शन को बहुत बार बैन किया गया, और इनके बहुत अच्छे अच्छे राइटर से संबंध खराब हो गए। आप सभी को पता है जब लीव्स ऑफ ग्रास का पहला एडिशन आया था, तो राल्फ वाल्डो इमर्सन साहब ने एक उसमें जो है इंट्रोडक्टरी ऐसे लिखा था, द पोएट नाम से। लेकिन बाद में राल्फ वाल्डो इमर्सन साहब से भी इनका संबंध खराब हो जाता है बहुत ज़्यादा। वो भी कहते हैं कि ये जो इनडिसेंट पोएम्स है, आप इन सबको हटाइए, लेकिन ये नहीं हटाते हैं उसको। आपको 2-3 पोएम मैं बता रहा हूँ कि जो कि बहुत आप लोग को ध्यान रखना, सबसे गंदे पोएम, 2 पोएम जो इनडिसेंट पोएम माने जाते हैं, वो कौन है? वो सीधे सीधे बोलते हैं सिंगिंग द फाइलस। अब मैं आपको बताऊंगा नहीं, ये आप सर्च कर लीजिएगा कि इस वर्ड का मतलब क्या है, सिंगिंग द फाइलस। तो ये फाइलस को जो है सिंग कर रहे हैं ओपनली, ठीक है। इसके अलावा जो है ये बोलते हैं, एक और पोयम है जिसका नाम है मिस्टिक, मिस्टिक डिलीरिया, डिलीरिया, ठीक है।
तो ये सीधे सीधे ये दो पोयम है जो सबसे इंडिसेंट पोयम है, और इमर्सन साहब ने कहा कि ये सारे जो पोयम्स हैं ये सब सेक्स पोयम्स हैं, इनको हटाइए, लेकिन इन्होंने मना कर दिया। ठीक है, तो इस वजह से इनके संबंध भी कई जगह से इनको जो है इनके पोइट्री को पब्लिश करने से मना कर दिया गया था। इसके अलावा जो है आ, दो तीन पोएम और आपको इस कलेक्शन के जानने हैं जो कि थोड़े से इंडिसेंट हैं, जैसे टू द गार्डन द वर्ल्ड, ये इसी का है। टू द, मैं पोएम का नाम इसलिए बता रहा हूँ कि ये पोएम इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि ये किस जगह का है। तो टू द गार्डन द वर्ल्ड, ये एक पोएम है। इसके अलावा जो है आई सिंग द बॉडी इलेक्ट्रिक, आई सिंग द बॉडी इलेक्ट्रिक, ये भी इसी का है। और एक सबसे लास्ट पोएम है, ये भी आप जानिए, फ्रॉम पेंट अप, फ्रॉम पेंट अप एकिंग रिवर्स। ठीक है, ये कुछ ज्यादा ओपनली पोएम्स हैं सारे। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। पूरा मैंने आपको एकदम डीपर से डीपर लेवल पे सारी बातें बता दी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सभी को समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच एमंग द फॉलोइंग बुक्स हैज नॉट बीन रिटन बाय विलियम फाकनर? कौन सा विलियम फाकनर के द्वारा नहीं लिखा गया? बहुत आसानी से आप लोग बता सकते हैं, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एवरीवन कैन टेल। द सन आल्सो राइजेज, ठीक है, ये किसके द्वारा लिखा गया था? ये अर्नेस्ट हेमिंग्वे के द्वारा। मेरे ख्याल से शायद एक क्वेश्चन आप लोग का छूट गया है। इसमें सारे क्वेश्चन हमने करवा दिए ना, कोई छूटा तो नहीं? एक क्वेश्चन था, आप लोग बता दीजिए, अराबेला डन, अराबेला डन जो है नाम की कैरेक्टर जो है, ये वास्तव में किस राइटर के किस वर्क में आता है? कोई कैन एनीवन टेल? ये क्वेश्चन नंबर 9 था जो हम लोग मिस कर गए, ऊपर था ये, अराबेला डन, कैन एनीवन टेल? ये क्वेश्चन, अच्छा ये लग रहा मिस हो गया अराबेला डन का। बहुत अच्छा स्मिता, अराबेला डन जो है थॉमस हार्डी का जो एक वर्क है जूड द ऑब्सक्योर, उसमें आती, उसमें ये करेक्टर आते हैं। कोई बता सकता है अराबेला डन जो है मेल है कि फीमेल है? चंचल जी बताइए। स्मिता, चंचल, बहुत अच्छा आप लोग प्रयास कर रहे हैं। इन्हीं लोग का जवाब आ रहा है, बाकी लोग नींद में है क्या? सो तो नहीं रहे हैं सब लोग? जल्दी जवाब दें। और लोग जगह हैं भाई, अनीता पांडे, क्षमा गुप्ता, रुचि, कहाँ है सब लोग? ये एक फीमेल करेक्टर है, ठीक है जी। अब मैं आपको बताऊं कि ये जो अराबेला डन है, आप सभी को देखो, जब महत्वपूर्ण हम बात करते हैं, जैसे हम जूड द ऑब्सक्योर की बात कर रहे हैं, आपको बता रहा हूं ये एग्जाम आपके हाथों में पकड़ा मैं रहा हूं, जिस तरह से मैं बता रहा हूं, जूड द ऑब्सक्योर, ठीक है। ये जो वर्क है, ये बड़ी फेमस वर्क है, और ये वो कब पब्लिश हुआ था? कैन एनीवन टेल? ये बुक फॉर्म में पब्लिश हुआ था 1895 में, ठीक है, और सीरियलाइज्ड फॉर्म में ये पब्लिश हुआ था 1894 में। तो बुक फॉर्म में आता है 1895 में। अब ये जो जूड द ऑब्सक्योर है, इसका मेन करेक्टर, जो मेन करेक्टर है उसका नाम है जूड, पूरा नाम है जूड फाली। क्या नाम है जी? पूरा नाम जूड फाली, ये नाम है जूड फाली, ठीक है। ये वर्किंग क्लास यंग मैन है, और इसका प्रोफेशन क्या है? ये स्टोन मैसन है। ये क्या है भाई? स्टोन मैसन है, ठीक है। ये हमेशा स्कॉलर बनने का सपना देखता है। अब होता क्या है कि इसी दौरान एक लड़की इसके जीवन में आती है जिसका नाम है अराबेला डन, बहुत ही चालाक लड़की है। आप लोग अब तक ये जानते होंगे कि मेल चालाक होते हैं, मेल सेड्यूस करते हैं, अक्सर तो हम यही इंडिया में जानते हैं, लेकिन विदेशों में फीमेल सेड्यूस करती हैं। तो अराबेला डन ने सेड्यूस किया किसको? जूड को, क्योंकि जूड जो है एकदम सीधा साधा आदमी है, ठीक है। तो जूड को जो है सेड्यूस किया गया अराबेला डन के साथ। कोई बात नहीं अनीता, कोई बात नहीं। और उसने जो है बहुत ही मॉरली लायक से, बहुत ही खराब चरित्र की लड़की है, ये बेचारा जान नहीं पाता है, और जो है वहीं लोकल गर्ल रहती है, और ये अपने इसको ट्रैप में फंसा लेती है, और इससे क्या कहती कि भैया मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। सीधा साधा आदमी रहता है,
और फिर उससे इस तरह इस ट्रैप में करके उससे शादी कर लेती है। फिर उसके बाद इनकी शादी फेलियर रहती है क्योंकि ये दूसरे टाइप की लड़की है, उस तरह से चीज़ें हो नहीं पाती है। तो फिर बाद में जो है मैरिज इनका फेलियर हो जाता है और अराबेला जो है जूड को छोड़ के चली जाती है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये है कुल मिला के मामला। फिर ध्यान रखिएगा, बाद में जो है जो मेन इसकी हीरोइन मानी जाएगी, ये तो खराब टाइप की करेक्टर है। जो मेन हीरोइन है उसका नाम कोई बता सकता है? हु इज द लव इंटरेस्ट ऑफ ज्यूड फॉली? उसका नाम है स्यू ब्राइटहेड। क्या नाम है? स्यू ब्राइटहेड। तो ये ध्यान रखना, स्यू ब्राइटहेड। ठीक है, ये मेन कैरेक्टर है और कहीं ना कहीं ये इससे प्यार करते हैं। तो ये कुल मिला के मामला, ये सब आप सभी को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और एक एलटी ग्रेड फाइनली अब हम आ चुके हैं। और अब जो है पीजीटी के जितने भी क्वेश्चन हमें डिस्कस करने थे पीजीटी टीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने कर लिया। अब हम आ रहे हैं एलटी ग्रेड पे। लास्ट में 5 क्वेश्चन एलटी ग्रेड के थोड़ा तेजी से करेंगे और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आपको मजा आने वाला है। तो आर यू रेडी? क्या करें कि नींद आ रही है सबको? 12 बज गया है। चलिए जल्दी से आप लोग बताएं। करें 5 क्वेश्चन और? तैयार हैं आप लोग? नींद नहीं आ रही है? चलिए अब आप लोगों को कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। देखिए ये जो है ना, बहुत ही दुनिया के सबसे फेमस कुछ नावल लिखे गए हैं, उनमें से एक नावल है जिसका नाम है एनिमल फार्म। बहुत ही फेमस नावल है एनिमल फार्म। ये किसने लिखा है? जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा है। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें 2 कहानी एक साथ चलती है। ऊपरी सतह पे हमें लगता है जैसे ये एनिमल्स की कहानी है, लेकिन अंदर ही अंदर ये बहुत बड़ी एक कहानी है रसियन रेवोल्यूशन की, जिसको ये पर दर पतर उसकी जड़ों को खोलती है, हमारे सामने रखती है। तो ये बहुत बड़ी, इसको पॉलिटिकल अलीगरी आप बोल सकते हैं। कई जगहों पे ये बीस्ट फेबल भी बोलते हैं कि जब कोई कहानी हो और ऐसा फेबल जो जिसमें जिस कहानी में बीस्ट हो, ठीक है, तो उनको बीस्ट फेबल बोलते हैं। तो ये भी आपके एग्जाम में आ चुका, बी रेडी फॉर दैट। अलीगरी भी है, अलीगरी के रूप में पूछा जा सकता है, पॉलिटिकल अलीगरी है स्पेशली। सोचिए कोई कहानी ऐसी हो सकती है क्या? एनिमल फार्म को अक्सर कई स्कूलों में मैं देखता हूँ कि वो इस पे नाटक करवाते हैं अपने बच्चों को। इतनी फेमस है ये। स्कूलों में बच्चों से लेकर बड़े लोग इसको पढ़ें, बड़े पढ़ेंगे तो इसको अंदर से डीपर लेवल पे पॉलिटिकल मीनिंग समझ पाएंगे, बच्चे पढ़ेंगे तो उनको एनिमल वाला समझ में आएगा। लेकिन बहुत ही शानदार स्टोरी है। तो अगर आपसे पूछा जाए भैया इसमें क्या है, तो अलीगरी है, एकदम सिंपल। अब ये जिस कॉन्सेप्ट को लेके आता है उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं टोटलिटेरियनिज्म। ये पहले भी मैं बता चुका हूँ, टोटलिटेरियनिज्म। इसी को एक सत्तावाद बोलते हैं कि केवल एक पार्टी, एक पर्सन जो है सत्ता में रहना चाहता है। आप सभी को इसके बहुत एग्जाम्पल हैं, जैसे हिटलर। हिटलर किस चीज में विश्वास करता था? टोटलिटेरियनिज्म पे। नेपोलियन किस चीज में विश्वास करता था? टोटलिटेरियनिज्म पे। रूस की अगर बात करें, स्टालिन, तो टोटलिटेरियनिज्म में। और अभी इंडिया में बीजेपी टोटलिटेरियनिज्म में। एक ही पार्टी चाहती है कि जीवन भर हम ही सत्ता में रहें। तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं, जब भी टोटलिटेरियनिज्म का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, तो फिर क्या होगा? देश एक समय के बाद, शुरुआत में तो हमें लगता है बहुत बढ़िया चल रहा है, लेकिन एक समय के बाद बहुत खतरा हो जाता है। क्यों खतरा हो जाता है? ठीक है, उसका रीजन ये है क्योंकि जब एक पार्टी के पास या एक पर्सन के पास ही सारे राइट्स हैं, तो फिर वो अपनी मनमानी कर सकता है। अब तक भारत के इतिहास में या पूरी दुनिया के इतिहास में ऐसा कोई भी प्राइम मिनिस्टर या राष्ट्रपति नहीं पैदा हुआ, जिसने, देखो मैं सबकी तारीफ करता हूँ, लेकिन एज ए लिटरेचर पर्सन हमें जो चीज़ है वो सामने बोलनी भी पड़ेगी। और आप चाहे जिस पार्टी को माने चाहे जिसको माने, लेकिन जो कमियां हैं उस पर बात करना ही चाहिए। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ जिसने आज तक जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस न किया हो।
आपको यहाँ तक देखिए अमेरिका में तो हर दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है ट्रम्प, या जो दूसरे भी पार्टी हैं, हर कोई करता है, करना ही पड़ता है, क्योंकि आपका ये नियम होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पे फिलहाल हम अपने टॉपिक से बिल्कुल भटकेंगे नहीं, हम सीधे एनिमल फार्म पे आते हैं, क्योंकि ये कनेक्ट हो रहा है। तो एनिमल फार्म में क्या है कि आपका जो सबसे मेन कैरेक्टर है, जिसका नाम क्या है, नेपोलियन। तो जो नेपोलियन नाम का कैरेक्टर है, ये क्या है भाई? नेपोलियन नाम का कैरेक्टर जो है बहुत बड़ा डिक्टेटर है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि हु इज डिक्टेटर, ठीक है, इन एनिमल फार्म, तो इट इज नेपोलियन, ठीक है। और एक पर्सन ऐसा है जो कि जनता के लिए सोचना चाहता है, जनता की बात करना चाहता है। क्या आप उसका नाम बता सकते हैं उस कैरेक्टर का? जल्दी बताइए, फास्ट। उस कैरेक्टर का नाम बताइए। उस कैरेक्टर का नाम है स्नोबॉल। अगर देखा जाए तो दो लीडर हैं। अगर देखा जाए तो एनिमल फार्म का जो कहानी चल रही है उसमें दो लीडर हैं। एक लीडर है कौन? नेपोलियन। और दूसरा लीडर कौन है? दूसरा लीडर है आपका स्नोबॉल। जो नेपोलियन है, ठीक है, जो नेपोलियन है, कहानी आपको साथ में मैं बताता चल रहा हूँ, चीजों को समझिएगा कनेक्ट करके। नेपोलियन जो है, ये मुख्य दोनों लीडर हैं, स्नोबॉल एंड नेपोलियन। दोनों को लोग बहुत मानते हैं, दोनों को बहुत मानते हैं, लेकिन और अब ये बताइए, जब दोनों को लोग मानते हैं, दोनों पावरफुल हैं, तो नेपोलियन को डर लगेगा कि नहीं स्नोबॉल से? नेपोलियन जो है सत्ता में रहना चाहता है, नेपोलियन राजा बनना चाहता है, ऑल इन ऑल बनना चाहता है, तो उसे स्नोबॉल से हमेशा डर रहता है, क्योंकि उसका अगर कोई ऐसा पर्सन है जो उसके कॉन्ट्रेरी खड़ा है। और दूसरी बात, नेपोलियन के विचार पूरी तरह से अलग हैं, स्नोबॉल के विचार पूरी तरह से अलग हैं। तो नेपोलियन को ये पता चल गया कि स्नोबॉल को जब तक मैं यहाँ से भगाऊंगा नहीं, तब तक मैं ऑल इन ऑल नहीं बन पाऊंगा। इसीलिए जब भी कोई ऐसा होता है तो अपने सारे जितने भी दुश्मन होते हैं उसको धीरे धीरे साफ करता जाता है। हम्म तो यही सेम हुआ। उसने स्नोबॉल के ऊपर एक दिन, अब नेपोलियन बहुत ही खुखार टाइप का आदमी है, समझ लीजिए। नेपोलियन क्या करता है, अभी नेपोलियन तो समझ लो एक सुअर है, पिग है, पिग है। और ये भी क्या है, पिग है। तो जो पिग हैं वही मेन है, सबसे ज्यादा काम करने वाले, बुद्धि वाले। अब नेपोलियन क्या करता है, अपने साथ इसने खुद कुछ खतरनाक कुत्तों को पाल रखा है। जैसे आज के समय में आप ये कह लीजिए कि जो पर्सन होते हैं वो बॉडीगार्ड को लेके चलते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से जो है नेपोलियन अपने साथ जो है किसको लेके चलता है, बॉडीगार्ड के रूप में कुत्तों को, डॉग्स को इसने पाल रखा है। और बहुत ही खतरनाक खतरनाक वाइल्ड डॉग्स हैं। अब वो क्या करता है कि कोई भी उसके खिलाफ बोलता है, जो उसका दुश्मन होता है, उनके ऊपर अपने कुत्ते छोड़ देता है। कुत्ते उस आदमी को क्या करते हैं, उस व्यक्ति को चीड़ फाड़ के खत्म कर देते हैं। ये बिल्कुल उसी मूवी की तरह हो गया, जैसे एक अमरीश पुरी की मूवी थी, और एक और कौन सा विलेन है, जिसमें वो क्या करते हैं कि वो जहाँ बैठते हैं वहीं पे मगरमच्छ वगैरह जो है रहते हैं। तो उसमें क्या करते हैं कि वो तुरंत जो है कोई वो दबाते हैं, फिर उसके बाद वो खुल जाता है, वो पानी में उसको फेंक देते हैं, मगरमच्छ खा लेता है, मतलब जो भी। तो ये बहुत खतरनाक टाइप का जो है नेपोलियन है। और ये अपने डॉग्स को रखता है, लेकिन लोगों से ये बताता है कि ये मेरी सुरक्षा के लिए सिर्फ है। लेकिन ये इनसे बहुत खतरनाक खतरनाक काम करवाता है, अपने दुश्मनों को धीरे धीरे खत्म करता जा रहा है। और फाइनली जो है स्नोबॉल के ऊपर कुत्ते छोड़ देता है, स्नोबॉल भी वहां से भाग जाता है। हाँ, शाकाल, ठीक है। अब ध्यान दे, तो ये कहानी चल रही है इस तरह से, ठीक है। नेपोलियन, अब यही क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि इन एनिमल फार्म द कैरेक्टर ऑफ नेपोलियन द पिग इज वाइडली कंसीडर्ड टू रिप्रेजेंट विच हिस्टोरिकल फिगर। जो नेपोलियन है किस हिस्टोरिकल फिगर को रिप्रेजेंट करता है? तो ध्यान रखिएगा, जोसेफ स्टॉलिन को, ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से है कि ये बताइए भैया, अब नेपोलियन की बात होगी, नेपोलियन किसको करता है रिप्रेजेंट? जोसेफ स्टॉलिन को, ठीक है। अब दूसरी चीज आप ध्यान रखिएगा कि इसके अलावा जो है एक और क्वेश्चन है, जो स्नोबॉल नाम का जो करेक्टर, अगर ये पूछ लिया जाए कि ये बताओ किसको रिप्रेजेंट करता है, आपको सारा ध्यान रखना है, क्योंकि ये रशियन हिस्ट्री से कनेक्ट करता है।
तो स्नोबॉल जो है रिप्रेजेंट करता है एक दूसरा जो पर्सन है जो स्टॉलिन के समकक्ष में खड़ा था उस समय, रशियन रेवोल्यूशन के समय। कोई नाम बता सकता है? कैन एनीवन टेल द नेम? जल्दी बताइए अगर आप बता सकते हैं तो ध्यान रखिएगा, लियोन ट्रोट्स्की। ठीक है, ये है, कोई बात नहीं। तो ये दोनों चूंकि काफी महत्वपूर्ण है इसलिए इनके नाम आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो ये कौन है जी? लियोन ट्रोट्स्की। ठीक है, इसके अलावा एक कैरेक्टर और है जिसका नाम है ओल्ड मेजर। होता क्या है कि जैसे रसिया रेवोल्यूशन की कहानी यह है कि रसिया में रेवोल्यूशन, रसिया में एक तरह से राजा का शासन चल रहा था, जार का, और जार ने बहुत त्राही त्राही मचा रखा था। तो उससे मुक्ति पाने के लिए जो पूरा रास्ता बनाने का काम किसको जाता है, किसको श्रेय जाता है? तो आप याद रखिएगा, जो सबसे पहले लीडर रसिया के माने जाते हैं जिनकी वजह से रशियन क्रांति के लिए रास्ता बना था, उनका नाम है व्लादिमीर लेनिन। नाम मत भूलिएगा, व्लादिमीर लेनिन, ये हैं। तो व्लादिमीर लेनिन साहब हैं जिनकी वजह से जो है रशियन रेवोल्यूशन के लिए जो है उन्होंने रास्ता बनाया था पूरी तरह से। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और इसके अलावा कार्ल मार्क्स साहब का आप नाम नहीं भूल सकते हैं क्योंकि इनकी बुक आई थी द दास कैपिटल, और उससे जो है बहुत ज्यादा मतलब जो है प्रभाव पड़ा था रशियन लोगों के ऊपर। ठीक है, तो ये जो दोनों करेक्टर हैं, इन दोनों करेक्टर को आप अकेले रिप्रेजेंट करता है कौन? अकेले रिप्रेजेंट करता है इन दोनों करेक्टर को, इसमें एक करेक्टर है जिसका नाम है ओल्ड मेजर। ओल्ड मेजर, ठीक है। ओल्ड मेजर क्या करता है कि बहुत ही बड़े पैमाने पे बहुत ईमानदार रहता है, और ये अपने मरने से पहले कई अच्छे अच्छे काम कर जाता है। ठीक है, जिसमें सबसे बड़ा काम यह है कि अपने लोगों के बीच में एक बहुत ही ज्यादा देशभक्ति की भावना को पैदा करना, और एक वो सॉन्ग इस्टेब्लिश करता है जिसका नाम है, उस सॉन्ग का नाम नहीं, सॉन्ग आप बिस्ट करके कुछ ऐसे करके था। जैसे अपने देश में नहीं नेशनल एंथम बनता है, तो उसी तरह सॉन्ग आप बीस्ट करके जो है वो कंपोज करते हैं। और जब इस सॉन्ग को लोग गाते हैं तो एक तरह से उनको अपनी देशभक्ति की, जैसे हमारे यहाँ जो राष्ट्रगान बना था जब उसको हम गाते थे तो हमारे अंदर जोश आ जाता है कि हम देश को स्वतंत्र करेंगे, आगे ले जाएंगे, ये सारी चीजें। तो वैसे इन्होंने एक सॉन्ग बना रखा था। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज जो उन्होंने काम किया था कि अगर हम जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे जीवन के कुछ नियम होने चाहिए। तो उन्होंने 7 रूल्स बनाए थे। 7 रूल बनाए थे। जब रशियन रेवोल्यूशन हो गया, रशियन रेवोल्यूशन होने का मतलब ये हुआ कि जो हमारे जो एनिमल्स हैं ये किसके अंडर में थे? ये एनिमल फार्म जो है पहले किसके अंडर में था? मिस्टर जोन्स के अंडर में था। और जब मिस्टर जोन्स के अंडर में था तो इसको माना जाता था मैनोर फार्म। ठीक है, मैनोर फार्म। अब होता क्या है कि इनको सारे एनिमल इनको भगा देते हैं मिस्टर जोन्स को, और चूंकि मिस्टर जोन्स जानवरों पे बहुत अत्याचार करते थे तो इनको भगा देते हैं। तो इनसे क्या हो जाता है, एक तरह से जैसे रसिया जो है जार से मुक्त हो जाता है, इसी प्रकार से जो एनिमल, जो मैनोर फार्म है, ये किससे मुक्त हो गया? मिस्टर जोन्स से, जो कि तानाशाह थे उस समय, इनसे मुक्त हो गया। और अब जो एनिमल्स हैं उस मैनर फार्म के क्या हो गए? खुद होल एंड सोल राजा हो गए, अब वो उनका हो गया। और उस समय क्या हुआ, मैनर फार्म को बदल के क्या रख दिया गया? एनिमल फार्म नाम रख दिया गया। तो आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये बताओ एनिमल फार्म को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो पहले उसको किस नाम से जाना जाता था? मैनोर फार्म के नाम से। बाद में वो किस नाम में बदल गया जब ये जीत गए, जब इन्होंने मिस्टर जोन्स को वहां से भगा दिया। ठीक है, तो ये बन गया एनिमल फार्म। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सभी को समझ में आ रहा है? अब आगे बढ़ते हैं। आप लोग हड़बड़ी ना मचाएं, ये जो आप बता रहे हैं पहले इस बात को बहुत ध्यान से सुनिए। इतनी बात सभी को क्लियर है? तो एनिमल फार्म जो पहले मैनोर फार्म था, कब? जब मिस्टर जोन्स थे। बाद में जब ये एनिमल्स के अंडर में आ गया पूरी तरह से फार्म, यही इसके होल एंड सोल बन गए, तो इन्होंने इसको नाम दिया एनिमल फार्म। ठीक है, अब ये खुद राजा बन गए उसके। और उस समय जो है
7 रूल्स बनाए गए। कहा गया जैसे एक देश का संविधान बनता है ना, इसी तरह इन्होंने 7 रूल्स बनाए। कहा कि ये हमारे संविधान की तरह है और उसे जगह जगह लिखवा दिया गया और कहा गया इसको जब तक हम फॉलो करेंगे, ओल्ड मेजर ने ये नियम बनाए थे, उसने कहा था इसको जब तक फॉलो किया जाएगा तब तक ये समझ लीजिए कि हमारा देश बहुत अच्छा रहेगा, यानी हमारा एनिमल फार्म अच्छा रहेगा। ठीक है। अब उस 7 कमांडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जरा सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला कमांडमेंट है कि व्हाट एवर गोज अपॉन 2 लेग्स इज एन एनिमी। जो 2 पैरों पे चलता है वो हमारा क्या है? दुश्मन है। देखिए एकदम क्लियर है, जो 2 पैरों पे चलता है वो हमारा दुश्मन है। 2 पैरों पे कौन चलता है? मानो। तो अगर ह्यूमन बीइंग को हम अपने यहाँ लेके आ गए तो इसका मतलब फिर गड़बड़ हो जाएगा, वो हमारा दुश्मन है। दूसरी लाइन क्या है? whatever goes upon 4 legs and has wings is a friend। जो 4 पैरों पे चलता है और जिसके पंख है वो हमारा दोस्त है। इसका मतलब क्या हुआ? 4 पैरों पे या तो एनिमल चलेंगे और जिनके पंख होंगे वो क्या होंगे? वो बर्ड्स होंगे। तो ये सारे हमारे दोस्त हैं, इनसे हमको कोई खतरा नहीं है। नो एनिमल्स आर वियर क्लोथ। कोई भी एनिमल कपड़े नहीं पहनेगा, क्योंकि अगर कपड़े पहनेगा तो उसके अंदर ह्यूमन की क्वालिटी आ जाएगी। ठीक है, फिर कपड़े पहनेगा तो बड़ा छोटे की, कोई बढ़िया कपड़ा पहनेगा, कोई कम कपड़े अच्छे पहनेगा। इसीलिए आप देखते हैं ना स्कूलों में ड्रेस चलाया जाता है, क्योंकि जब ड्रेस होगा तो सबके कपड़े एक जैसे होंगे तो कोई वहाँ अमीर गरीब जैसा नहीं लगेगा। तो ये बात है। तो कोई भी एनिमल कपड़े नहीं पहनेगा। कितनी बड़ी बड़ी बातें हैं इसमें। नो एनिमल शैल स्लीप इन अ बेड। कोई भी एनिमल बेड पे नहीं सोएगा। अगर बेड पे सोएगा तो फिर वही बात है, तुम्हारे अंदर आलस्यता आ जाएगी, तुम फिर अपने आप को राजा महसूस करने लगोगे। तो बेड पे कोई नहीं सोएगा। चौथा, पांचवा क्या कमांडमेंट था? नो एनिमल शैल ड्रिंक एल्कोहल। क्योंकि शराब सारे बीमारियों की जड़ है, तो कोई भी एनिमल शराब नहीं पिएगा। ठीक है। नो एनिमल शैल किल एनी अदर एनिमल। कोई भी एनिमल किसी दूसरे एनिमल को नहीं मारेगा। ये भी एक बहुत बड़ी शर्त थी। ठीक है। और सबसे लास्ट वाला कमांडमेंट, ये सबसे महत्वपूर्ण है। ऑल एनिमल्स आर इक्वल। जितने भी एनिमल हैं सब इक्वल हैं। देख रहे हैं कितने बेहतरीन कमांडमेंट बनाया गया था, 7 रूल्स। और निश्चित तौर पे ये 7 रूल्स आज के समय, इसमें से 5 रूल अगर हम फॉलो कर रहे हैं नीचे वाले हैं, तो ये हमारा देश पूरी हर दुनिया का देश बहुत अच्छा हो जाए। ठीक है। तो ये 7 नियम बनाए गए थे, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ कि बाद में समय के साथ, चूंकि नेपोलियन चालाक आदमी था, नेपोलियन बाद में डिक्टेटर बन जाता है और वो समय के साथ इन धीरे धीरे इन रूल्स में थोड़ा बहुत चेंज करने लगता है। जैसे संविधान हमारे यहाँ नहीं परिवर्तित हुआ है समय के साथ, जैसे से नीड हुआ, तो हमारे यहाँ जो संविधान परिवर्तित हुआ है वो अच्छाई के लिए हुआ है। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ लोकतंत्र है। लेकिन जब डिक्टेटरशिप आ जाता है तो संविधान को जो सरकार होती है, हमेशा ध्यान रखिए, जब भी डिक्टेटरशिप आ जाएगा, कोई भी सरकार 40-50 साल या 30 साल तक लगातार यदि शासन करेगी तो अपने हिसाब से चीजों को चेंज करने लगेगी। तो वही चीज है। तो अब जो है, जब यहाँ पे भी नेपोलियन जब लगातार पावर में आ गया, अब वो किसी से डरता तो था नहीं, तो उसने धीरे धीरे चेंज करने शुरू किए। जैसे ये वाला जो रूल लिखा था कि वाट एवर गोज अपान 2 लेग्स इज एन एनिमी, उसने इसको क्या बना दिया? इसने इसको बना दिया 4 लेग्स गुड 2 लेग्स बैड। धीरे धीरे चेंज किया। इसने कहा कि अगर 4 लेग्स हैं तो अच्छा है, लेकिन 2 लेग्स हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बैड ही है लेकिन ठीक है चल जाएगा, एनिमी नहीं है। फिर धीरे धीरे चेंज किया। अब देखो चौथे से इन्होंने क्या क्या नियम बदला है, थोड़ा मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। पहले मैं पुराना वाला नियम पढ़ूंगा, फिर बाद वाला पढ़ूंगा, इसे ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्लास हो रही है और बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ। चौथा रूल पहले था नो एनिमल शैल स्लीप इन अ बेड, पहले ये नियम था। अब इन्होंने बदल के क्या नियम बना दिया? नो एनिमल शैल स्लीप इन अ बेड विद सीट्स, चेंज कर दिया। सीट के साथ नहीं सोएगा, मतलब आप नीचे जो है चादर नहीं बिछाओगे लेकिन सो सकते हैं, चेंज कर दिया। अब रूल में जब बदलाव होगा तो फायदे के लिए, क्योंकि पिग जो है बिस्तर पे सोना चाहते थे, तो उन्होंने कहा चलो अब बदलाव करते हैं, तो उन्होंने ये नियम बदल दिया। अब अगला इन्होंने क्या किया? पांचवा नियम था नो एनिमल शैल स्लीप, नो एनिमल शैल ड्रिंक एल्कोहल। तो इन्होंने नियम क्या बदल दिया? नो एनिमल शैल ड्रिंक एल्कोहल टू एक्सेस। एल्कोहल तो ले सकता है लेकिन एक्सेस में नहीं लेगा, ज्यादा नहीं लेगा। मतलब अगर थोड़ा पीना है तो पी सकते हो, ज्यादा नहीं पीना है।
इतना मत पी लो कि जिससे आपे से बाहर हो जाओ, नियम बदल गया। अगला नियम क्या था, छठा वाला, कि नो एनिमल शैल किल एनी अदर एनिमल, कोई भी एनिमल किसी दूसरे को नहीं मारेगा। अब इन्होंने नियम बदल के क्या कर दिया, नो एनिमल शैल किल एनी अदर एनिमल विदाउट कॉज, किसी एनिमल को नहीं मारेगा बिना कारण के, नियम बदल दिया, विदाउट कॉज कर दिया, यानी मार सकता है, अगर गलती पा जाओ तो मार दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब सबसे लास्ट वाला जो बदला, यही सबसे महत्वपूर्ण बदलाव है, ऑल एनिमल्स आर इक्वल, सारे एनिमल्स इक्वल हैं। इसने बदल के क्या कर दिया, ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल देन अदर्स, लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो ज्यादा इक्वल हैं अदर्स से। क्या बात है। तो ये सारे चेंजेस इसने कर दिया, और इन सारे चेंजेस को करने से क्या हो गया, अलग मामला हो गया। और सबसे बड़ा चेंज इन्होंने क्या कर दिया, कि इसने कहा, पहले ये था कि 4 लेग्स गुड 2 लेग्स बैड, ये एक मैगजिम था जो बड़ा फेमस था। इस मैगजिम को भी इन्होंने बदल दिया, कहा 4 लेग्स गुड एंड 2 लेग्स बेटर। सबसे एंड में आते आते इस पे भी आ गए कि 4 लेग्स अच्छे हैं लेकिन 2 लेग और ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इन्होंने धीरे धीरे मानवों से संबंध, ह्यूमन से संबंध बनाने लगे। इनके यहाँ दूध होता था, सब कुछ होता था, तो वो बेचने लगे, पैसा आने लगा, अब ये मजे से जीने लगे। तो ये कहानी हो गई। तो ये कुल मिला के मैटर, आई होप कि बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एनिमल फार्म समझ में आया। अब ये जो कॉन्सेप्ट है जिसमें 7 कमांडमेंट बना था, इसी को नाम दिया गया एनिमलिज्म, एनिमलिज्म का कॉन्सेप्ट। तो कई बार आपके एग्जाम में आ जाए कि ये एनिमलिज्म क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ एनिमलिज्म, तो यही है। ये पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था इनके वर्क में, और फिर उसके बाद से जो है आपको इसको जानते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे के 3 क्वेश्चन हम फटाफट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि व्हाट इज द प्राइमरी मैसेज कन्वेड, प्राइमरी मैसेज कन्वेड थ्रू द पिग्स ग्रेजुअल करप्शन, जो पिग्स लगातार करप्शन करते हैं, और अपना जो डिस्टॉर्शन ऑफ द 7 कमांडमेंट, जो 7 कमांडमेंट है उसमें वो अपने हिसाब से चेंजेस करते हैं, इसके द्वारा क्या मैसेज आपको पता चलता है। 4 ऑप्शन है, पढ़िएगा। द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल सोशल क्लासेस, ये कि द इनहेरेंट गुडनेस ऑफ आर रेवोल्यूशनरी मूवमेंट, क्या ये, या तीसरा हाउ पावर कैन करप्ट लीडिंग टू टोटलिटेरियनिज्म एंड बिट्रायल ऑफ रेवोल्यूशनरी आइडियाज। यही सबसे मेन है। अगर पावर में कोई व्यक्ति है तो फिर भूल जाता है सब कुछ, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। आगे बढ़ते हैं। सबसे लास्ट में 19 नंबर क्वेश्चन, विच कैरेक्टर इन एनिमल फार्म इज स्नोबॉल, स्नोबॉल जो है कौन सा करेक्टर एनिमल है, ऑफन कंट्रास्टेड विद रिप्रेजेंटेड अ डिफरेंट विजन फॉर द रेवोल्यूशन। ये भी बता देंगे कि स्नोबॉल का करेक्टर जो है किस करेक्टर से जो है हमेशा कंट्रास्ट में रहता है, ठीक है, उसका डिफरेंट विजन है रेवोल्यूशन को लेकर। तो कौन है भैया, वो है आपका नेपोलियन। नेपोलियन के साथ वो हमेशा अगेंस्ट में रहता है। अच्छा, एक करेक्टर यहाँ पे स्क्विलर आ गया है, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा। स्क्विलर आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। स्क्विलर एक तरह से नेपोलियन का सबसे बड़ा चमचा है। जैसे कोई जो मेन आदमी होता है, उस मेन आदमी के साथ एक कोई दूसरा व्यक्ति हो जो हमेशा उसके एक इशारे पे कोई भी काम करवा दे, तो वो कौन है, स्क्विलर है। नेपोलियन के साथ हमेशा रहता है, उसके एक इशारे पे कोई काम करवाने के लिए तैयार रहता है, ठीक है। ये अब सबसे आगे बढ़ते हैं, सबसे लास्ट में, व्हाट सिग्निफिकेंट प्रोजेक्ट डच स्नोबॉल enthusiastically champion and design for animal farm aimed at modernizing and improving the farm's efficiency। जब देश स्वतंत्र होता है, जैसे बॉक्सर सबसे पहले कौन रहता है भाई, ओल्ड मेजर। ओल्ड मेजर की जब डेथ होती है तो पूरी तरह से सत्ता 2 लोग मिलकर चला रहे होते हैं, कौन, नेपोलियन एंड स्नोबॉल। अभी तक कोई भी एक मेन आदमी राजा नहीं बना था, दोनों मिलकर चला रहे थे। तो उस समय इन दोनों के अलग अलग प्रकार से आइडिया थे। उसी समय एक बहुत बड़ा आइडिया था किसका, स्नोबॉल का। ये कह रहा था कि अगर ये चीज बन जाएगी तो हमारा जो एनिमल फार्म है मॉडर्न हो जाएगा, हमारा देश बहुत मॉडर्न हो जाएगा, और कहीं ना कहीं हमारे फार्म की जो इफिशियंसी है बढ़ जाएगी, हमारे पास अच्छा खासा जो है पैसे और सारी चीजें आने लगेंगी, जिससे हमारा देश डेवलप होगा। बहुत बड़ा चीज है। तो ये किस चीज की बात करता है, और इस चीज का शुरुआत में नेपोलियन बहुत विरोध करता है। वो क्या है, विंड मिल। विंड मिल ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और इस चीज का, विंड मिल का वो बहुत विरोध करता है नेपोलियन, और बाद में जब स्नोबॉल को फार्म से भगा देता है वो,
तो उसके बाद वही सारा क्रेडिट अपने ऊपर ले लेता है कि विंड मिल मैं चाहता था बने और विंड मिल को बनवाता। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसी के साथ जो है आज की क्लास खत्म होती है। उम्मीद है कि आप लोग को बहुत मज़ा आया होगा। बताइए भाई कैसा लगा आप लोग, हाउ डिड यू फील? ठीक है, क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई, बहुत सी चीज़ें आप लोग को हमने बताया। आप देखिए एक क्वेश्चन मैंने बहुत कुछ बताया, जैसे ये पूरा पूरा देखिए मैं आप सभी को बताऊं, हम लोग टीचर हैं, अध्यापक हैं, और वास्तव में अध्यापक होने के नाते लिटरेचर, समाज, हर एक चीज़ हम लोग जो पढ़ते हैं हमें वो बताना ही है। तो इसीलिए कई बार हम अगर कोई चीज़ बात बताएं तो आप लोग हमें किसी पार्टी विशेष या किसी पर्टिकुलर विचारधारा से संबंधित हुए मत मानिएगा। ये हमारा कर्तव्य है एज अ टीचर कि अगर हम कोई चीज़ बता रहे हैं तो जो उस प्ले में एग्जैक्टली जो चीज़ है नावल में, वो चीज़ हम आपके सामने रखें, और आपके सामने रखने के दौरान हम बिल्कुल वही बन जाएंगे जो उसमें है। तो उसमें कई बार क्या होता है, विचारधारा का क्रैश हो सकता है। तो इसलिए आप लोग प्लीज इस बात को ध्यान रखिएगा कि टीचर किसी भी पार्टी विशेष से नहीं होता है, उसको तो बात ये है कि जो चीज़ है उसको बताना है। ठीक है, इसलिए कई बार हम चीज़ों की आलोचना भी कर सकते हैं, लेकिन वो जरूरी है। क्योंकि हम उस चीज़ को बता रहे हैं तो कनेक्ट तो करना ही पड़ेगा। इसी के साथ आज की क्लास को एंड करते हैं और मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में। सभी को गुड नाइट।